नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 22। यदि रिवर सिटी का बंसल परिवार किसी मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर का समर्थन जीतने में कामयाब हो गया तो रिवर सिटी में उनका रुतबा आसमान छू जाएगा। इस तथ्य के साथ कि बंसल परिवार का औषधीय जड़ी बूटियों का व्यवसाय वास्तव में बहुत बढ़िया नहीं था, जियांगन प्रांत में बंसल परिवार के बीच पहले से ही असंतोष पैदा होना शुरू हो गया था। वे रिवर सिटी में बंसल परिवार को अपने उपसमूह का हिस्सा मानकर उसकी निंदा भी कर सकते थे। तो फिर शंकर बंसल कहाँ जाएंगे? एकमात्र तरीका जिससे वह ये सुनिश्चित कर सकता था कि उपसमूह बंसल परिवार को जियांगन प्रांत में मुख्य बंसल परिवार द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा, वह ये था कि वह अपने से पहले इस युवक के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर शंकर बंसल की ओर मुड़ते हुए कहा, अगर आप इस पेंटिंग की प्रामाणिकता जानना चाहते हैं तो इसे उतारकर मेरे पास ले आइए, मैं आपको ये साबित कर दूंगा। शंकर बंसल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सुरक्षा गार्ड को पेंटिंग हटाने का आदेश दिया और उसे अर्जुन को सौंप दिया। वह दिल ही दिल में जानता था कि भले ही यह पेंटिंग असली हो, लेकिन उसके सामने खड़े इस युवक की तुलना में इसकी कोई कीमत नहीं है। श्रीमान, कृपया हमें बताएं। शंकर बंसल की बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने उस अमूल्य पेंटिंग को दो टुकड़ों में फाड़ दिया। इस अप्रत्याशित कार्रवाई से हर कोई अचंभित रह गया। जिस सुरक्षा गार्ड ने पेंटिंग हटाई थी वह इस मूर्खता से अचंभित रह गया। लाइन में खड़े ग्राहक भी हैरान थे। वृद्ध डॉक्टर जो बुजुर्गों की नाड़ी की जांच कर रहे थे, उन्हें लगा कि उनका दिल लगभग रुक गया है। मदरफकर, वह वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल का पीएचडी प्रतिरोध था। क्या आपने इसे किसी से सलाह लिए बिना सिर्फ इसलिए फाड़ दिया क्योंकि आपको ऐसा करने का मन हुआ? उससे भी बदतर तो ये कि आपको ये सब मालिक शंकर बंसल के सामने करना पड़ा। क्या बकवास है। भले ही आप मौत चाहते थे, लेकिन ये रास्ता नहीं था। सुरक्षाकर्मी अर्जुन की ओर बढ़ने ही वाले थे कि शंकर बंसल ने उन्हें घूर कर देखा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, उस मिस्टर को परेशान मत करो, अपनी जगह पर वापस जाओ। सुरक्षा गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने शंकर बंसल को अर्जुन को मिस्टर कहते सुना। अरे, ये पूछना अभी भी एक वैध प्रश्न था कि क्या उस युवक की उम्र 20 वर्ष भी पार हो चुकी है। फिर भी महान दादा ओल्ड मास्टर जू ने उसे सम्मानपूर्वक श्रीमान कहकर संबोधित किया। अर्जुन को सबकी प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने पेंटिंग के फटे हुए हिस्से से नोट का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। नोट इतना छोटा था कि ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं चला। जब आप इस पर लिखा हुआ आवर्धक कांच से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शंकर बंसल ने अर्जुन से वह नोट सावधानी से लिया और किसी से उसे एक आवर्धक कांच मंगवाया। जब उसने नोट पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसका बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया। दादाजी, आपने क्या देखा? प्रिया बंसल ने उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाला। जब उसने मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे नोट देखा तो वह जोर से हंस पड़ी। नोट पर लिखा था, मुझे आश्चर्य है कि कौन सा बेवकूफ़ इस नकली को खरीदेगा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, भाई लियू युआन 2002। सच सामने आ गया। लियू युआन स्पष्ट रूप से इस जालसाजी के पीछे अपराधी था। इससे भी अधिक क्षोभजनक बात यह थी कि उसने ऐसा संदेश छोड़ने का दुस्साहस किया। ऐसा लग रहा था जैसे लियू युआन समय में यात्रा करके शंकर बंसल को बेवकूफ़ कह रहे हों। शंकर बंसल की इस प्रतिक्रिया के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। शंकर बंसल को बहुत देर बाद होश आया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को पेंटिंग को तुरंत जलाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और फिर से सिर झुकाया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद श्रीमान, अन्यथा मैं अभी भी अंधेरे में रहूंगा। ओह ठीक है, मैं आपका नाम ठीक से नहीं समझ पाया। मैं आपको कैसे संबोधित करूं श्रीमान? और आप मेरे विनम्र पुण्य परोपकार हॉल में क्यों आए? अर्जुन, चेन शिंग चेन 1 से। मैं यहाँ बस कुछ औषधीय जड़ी बूटियाँ खरीदने आया हूँ। शंकर बंसल मुस्कुराए। वह इस कारण का उपयोग अर्जुन से दोस्ती करने के लिए कर सकता है। पूरे रिवर सिटी में औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में बात करने के लिए खुद उनसे बेहतर कौन हो सकता है। अचानक शंकर बंसल के मन में एक विचार आया। अर्जुन, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? शंकर बंसल ने सोचा। उन्हें तुरंत 5 वर्ष पहले घटित घटना याद आ गई। एक ही रात में रिवर सिटी के मल्होत्रा परिवार को राजधानी के उस प्रभावशाली व्यक्ति ने कत्ल कर दिया। 3 लोगों के परिवार में एक का नाम अर्जुन था। जब ये घटना हुई तब अर्जुन की उम्र करीब 10 साल रही होगी। 5 साल बाद वह लगभग मिस्टर ही के बराबर उम्र का हो गया होगा, जो अभी शंकर बंसल के सामने खड़े थे।
इस पूरे मामले ने न केवल रिवर सिटी के लोगों के बीच हंगामा मचा दिया, बल्कि जियांगनान प्रांत के शक्तिशाली लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। फिर भी किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि राजधानी शहर का वह शक्तिशाली व्यक्ति अछूत था। उसके लिए एक छोटे से कबीले को नष्ट करना उतना ही आसान था जितना एक चींटी को कुचलना। इसके लिए जियांगन प्रांत के बंसल परिवार ने शंकर बंसल से मल्होत्रा परिवार के नरसंहार की गुप्त जांच करवाई। इसलिए शंकर बंसल को रिवर सिटी में मल्होत्रा परिवार से जुड़े मामलों की पूरी जानकारी थी। दिवंगत अर्जुन की रिवर सिटी में सामाजिक प्रतिष्ठा कम थी। अपने परिवार में एक युवा स्वामी होने के बावजूद वह लगातार अन्य कुलों के अनगिनत सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार और अपमान का लक्ष्य था। अफवाह ये थी कि वह एक बन गया था और उसने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद उसके जैसे विकलांग व्यक्ति के लिए मरना राहत की बात थी। तभी शंकर बंसल ने अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उसने आह भरी, एक ही नाम वाले दो लोग इतने अलग अलग कैसे हो गए? उनमें से एक बेकार का कूड़ा था जिस पर कई लोग चलते थे, जबकि दूसरा एक मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर है जो बाकी सबसे ऊपर राज करता है, स्वर्ग के शिखर के करीब है। शंकर बंसल को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि अर्जुन, जो अब उसके सामने खड़ा था, वही दलित कूड़ा कचरा था जिसके बारे में सभी को लगता था कि वह मर चुका है। वह कूड़े का टुकड़ा वापस आ गया था। शंकर बंसल अपनी यादों से वापस वास्तविकता में आ गए। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर ये, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी औषधीय जड़ी बूटियां चाहिए? मैं उन्हें आपके पते पर भेज दूंगा। अर्जुन ने देर नहीं की। उसने एक सूची निकाली और उसे आगे बढ़ा दिया। मुझे सूची में दी गई सभी औषधीय जड़ी बूटियां चाहिए। जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छा होगा। जहां तक भुगतान की बात है तो बस बाजार मूल्य के हिसाब से मुझसे पैसे वसूलिए। शंकर बंसल ने सूची पर त्वरित नजर डाली और वहीं रुक गए। उन्होंने उम्मीद की थी कि अर्जुन घाव भरने के लिए कुछ विशिष्ट औषधीय जड़ी बूटियों की मांग करेगा, लेकिन वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए जब सूची में दी गई अधिकांश औषधीय जड़ी बूटियां मूल्यवान और दुर्लभ थीं। इसके अलावा सूची में बहुत सी जड़ी बूटियों के गुण विरोधाभासी थे। अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी के जड़ी बूटियों के मिश्रण का सेवन करता है तो निस्संदेह ये घातक होगा। मिस्टर ये नुस्खा बहुत जहरीला है। अर्जुन ने शंकर बंसल को एक तरफ धकेला और दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर निकलते हुए उसने कहा, प्रिस्क्रिप्शन पर ध्यान मत दो। तुम्हें बस उस सूची में लिखी सभी चीजें मुझे लाकर देनी होंगी। मैं कल खुद ही उन्हें ले आऊंगा। इसके साथ ही वह वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल से गायब हो गए और एक अचंभित दादा पोती की जोड़ी को छोड़ गए। जल्द ही दोनों को अपनी बात याद आ गई। प्रिया बंसल अब खुद को रोक नहीं पाए और अपने दादाजी से पूछ बैठी, दादाजी, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस बदमाश को बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है? मैं मानती हूं कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन रिवर सिटी में अभी भी कई शक्तिशाली लोग हैं। अर्जुन जैसा एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट उसकी तुलना में क्या है? शंकर बंसल की नज़र अभी भी अर्जुन के पीछे हटते हुए सिलहुट पर टिकी हुई थी। उसने आह भरते हुए कहा, प्रिया, तुम अभी भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रही हो। तुम्हें पता है कि मैंने अभी क्या देखा? क्या? एक ग्रैंड मास्टर का उदय। प्रिया बंसल ने जब ग्रैंड मास्टर शब्द सुना तो वह लगभग चीख पड़ी। वह बचपन से ही अपने गुरु से मार्शल आर्ट की शिक्षा लेती रही। बेशक वह जानती थी कि ग्रैंड मास्टर शब्द का क्या मतलब होता है। दादाजी, क्या आपको यकीन है वह ग्रैंड मास्टर बनने के लिए बहुत छोटा है ना? एक ग्रैंड मास्टर के लिए उसके जैसा व्यवहार करना कैसे संभव है? शंकर बंसल जोर जोर से हंसने लगे, फिर जितनी तेजी से उनकी हंसी आई थी उतनी ही तेजी से बंद भी हो गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आपने गलत सोचा। वह ग्रैंड मास्टर नहीं है, वह ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा भयानक व्यक्ति है। प्रिया, याद रखना, आज से हम बंसल परिवार इस व्यक्ति को जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। अध्याय 23। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को इस बात का पता नहीं था कि वह बंसल परिवार का नया लक्ष्य बन गया है। इस समय वह शांति से खेती करना तथा खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को मारने के लिए राजधानी शहर की यात्रा करना चाहता था। वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने पहले तो टैक्सी बुलानी चाहिए। हालांकि संभवतः भीड़भाड़ का समय होने के कारण पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी कोई टैक्सी नहीं आई। ठीक है, मैं अभी वापस भागता हूँ। ये जगह अपार्टमेंट से ज्यादा दूर नहीं है, अर्जुन ने सोचा। अर्जुन ने अपनी हुडी का हुड सिर पर खींचा और स्थिर कदमों से दौड़ने लगा। यदि कोई ध्यान दे तो उसे उसके पैरों के नीचे क्यूई का प्रवाह अवश्य दिखाई देगा। सड़क पर दौड़ते हुए उन्होंने देखा कि पिछले 5 वर्षों में रिवर सिटी में भारी परिवर्तन हुए हैं। यूथ स्ट्रीट के कोने पर अब फ्रेगर एंड बार्ली गार्डन केक शॉप नहीं थी। इसकी जगह पर कुछ दूध वाली चाय की दुकानें खुल गई थीं।
अर्जुन को याद आया कि उसकी माँ अक्सर उसे केक खिलाने के लिए वहां ले जाती थी। यह उसकी सबसे प्यारी याद थी। समय कितना तेजी से बीत रहा है। माँ बाप की पुण्यतिथि जल्द ही आने वाली है, अर्जुन ने सोचा। अचानक अर्जुन की भौहें तन गईं। उसके होठों के कोनों पर शरारती मुस्कान आ गई। उसका पीछा किया जा रहा था। किसी को मृत्यु की इच्छा थी। अर्जुन ने अपने कदम तेज कर दिए। जल्द ही वह एक गली में आ गया और उसमें गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद टोपी पहने एक आदमी गली में दिखाई दिया। उसने अपने चेहरे पर हल्के आश्चर्य के साथ अपने आसपास का नज़ारा देखा। मैंने उसे खो दिया। ये सही नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक मृत अंत है। वह आदमी कहाँ भाग गया? इससे पहले कि उसकी शिकायतों का सिलसिला खत्म होता, स्वर्ग से एक काली छाया उतर आई। छाया ने अपने प्रतिद्वंद्वी को जवाब देने का मौका नहीं दिया। दो मजबूत भुजाओं ने उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। टकराना। हाथ ने उसके शरीर को निर्दयतापूर्वक दीवार पर पटक दिया। क्रूर बल से किया गया ये साधारण प्रहार टोपी पहने हुए व्यक्ति को यह महसूस कराने के लिए पर्याप्त था कि मानो उसके आंतरिक अंग टुकड़े टुकड़े हो गए हों। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। वह अपने शरीर का 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हरकतें किसी भारी वजन के नीचे दब गई हों। उसने खुद को बंधन से मुक्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों हाथ ठंडे और सख्त पत्थर जैसे लग रहे थे। उसका चेहरा दम घुटने से लाल हो गया था। लाली धीरे धीरे हरे रंग के पीलेपन में बदलने लगी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी गर्दन की सारी नसें भयानक रूप से उभर आई थीं। उसे लगा कि उसकी चेतना का आखिरी हिस्सा खत्म हो रहा है। ये केवल समय की बात थी कि वह मौत के मुंह में चला जाएगा। जब उसने सोचा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, तभी अर्जुन ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। तुम्हें किसने भेजा? शंकर बंसल ने। यह एकमात्र व्यक्ति था जिसके बारे में अर्जुन सोच सकता था। आखिरकार उसने अभी अभी अपनी असली ताकतें उजागर की थीं। शंकर बंसल के लिए आगे की जांच के लिए किसी को भेजना उचित था। टोपी पहने हुए आदमी ने अपनी पूरी ताकत से सांस अंदर खींची। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताज़ी हवा कितनी मीठी होती है। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसने घबराई हुई आंखों से अर्जुन की ओर देखा। उसके सामने खड़ा आदमी बहुत ही भयानक था। पहली मुलाकात के कुछ सेकंड में ही उसे ऐसा लगा जैसे वह मौत की आगोश में समा गया हो। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और उसे सावधानी से अर्जुन को थमा दिया। भाई, मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं था। पूरा रिवर सिटी खुलेआम और गुप्त रूप से तुम्हें खोज रहा है। जो कोई भी तुम्हें ढूंढ लेगा उसे $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा। मैं प्रस्ताव से आकर्षित हुआ और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे चला आया। कृपया मुझे मत मारो, मेरे घर पर बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं। अर्जुन ने फोटो खींचकर स्कैन किया तो वह वास्तव में उसकी ही तस्वीर थी। पूरा रिवर सिटी उसे ढूंढ रहा था। अर्जुन की भौहें उदास होकर सिकुड़ गईं। क्या रिवर सिटी के लोगों को यह एहसास होने लगा था कि वह जिंदा है? या क्या इसका कारण ये था कि राजधानी शहर से आया वह आदमी सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने आया था? यदि ऐसा होता तो अर्जुन इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकता था। चाहे कुछ भी हो, उसे एक दिन रिवर सिटी में सभी को अपनी वापसी की घोषणा करनी ही होगी। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इनाम कौन दे रहा है? किसी अज्ञात कारण से टोपी पहने हुए व्यक्ति को ऐसा महसूस होता रहा कि वह एक असामान्य हवा की परत से घिरा हुआ है, जो उसे याद दिला रही थी कि यदि वह झूठ बोलेगा तो वह मृत्यु से नहीं बच सकेगा। ये शेन परिवार है, रजत शेनॉय। मुझे और कुछ नहीं पता, कृपया। साथ ही मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों में रजत शेनॉय अपने बल में अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि उसने आपकी तलाश में हर निगरानी का उपयोग किया था। अर्जुन को अंततः सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने रजत शेनॉय को जीने के लिए 3 दिन दिए। अर्जुन द्वारा बताई गई औषधीय गोलियों और अमृत के बिना रजत शेनॉय मर जाता। केवल मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति ही अर्जुन का शिकार करने जैसा हताशापूर्ण कार्य करेगा। जहां तक रजत शेनॉय को बचाने की बात है, अर्जुन को उस पर दया नहीं आई। ये पूरी तरह से उसके मूड पर निर्भर करता था। जाओ और रजत शेनॉय से कहो, अगर वह जीना चाहता है तो इस तरह की गंदी हरकतें करना बंद करो और मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलो। अर्जुन की आवाज में सच्ची क्यूई की झलक थी। उसके शब्द टोपी वाले आदमी के कानों में गरजने की तरह लग रहे थे। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, अर्जुन हवा में गायब हो गया। रिवर सिटी के उत्तर में ड्रैगन लीफ बे विला। शेन परिवार। टैंक कॉस्ट्यूम पहने रजत शेनॉय अपनी भौहों को सिकुड़े हुए अपने लिविंग रूम में इधर उधर टहल रहे थे। अब वह जो दिख रहे थे वह उनके पहले के आकर्षण की छाया मात्र था। रजत शेनॉय मूल रूप से एक समाचार पत्र संपादक के रूप में काम करते थे।
अपनी युवावस्था में वे सुधार की लहरों पर सवार हुए, अपनी नौकरी छोड़ दी और समुद्र के पार अपनी फैक्ट्री शुरू की। पूरे 30 साल बाद उन्होंने आखिरकार विशाल नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन की स्थापना की। वे रिवर सिटी के उच्च वर्ग के लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध थे, विभिन्न सरकारी बैठकों और चैरिटी भोजों में भाग लेते थे। हालांकि ये प्रभावशाली व्यक्ति इस समय अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर था। उसके पास जीने के लिए केवल एक दिन बचा था। यदि वह चमत्कारी डॉक्टर को खोजने में असफल रहा तो उसका जीवन और उसने जो कुछ भी बनाया था वह नष्ट हो जाएगा। पिछले 2 दिनों से वह अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, बल्कि अपनी सारी शक्ति लगाकर चमत्कारी डॉक्टर की तलाश कर रहा था। फिर भी उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो चमत्कारी डॉक्टर कहीं से प्रकट हो गए हों। उन्हें केवल इतना पता था कि उस चमत्कारी डॉक्टर का नाम अर्जुन था। वह रिवर सिटी पुलिस स्टेशन गए और अर्जुन नाम के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी एकत्र की, फिर भी उनमें से किसी का भी प्रोफाइल मेल नहीं खाया। उन्होंने सिटी नॉर्थ पार्क पर नजर रखने के लिए करीब 1 दर्जन लोगों को भी भेजा, जहां मेघना शेनॉय की पहली बार अर्जुन से मुलाकात हुई थी। फिर भी कुछ नहीं। अर्जुन स्वर्ग द्वारा रजत शेनॉय पर किया गया एक व्यवहारिक मजाक था। उन्होंने रजत शेनॉय को जीने के लिए 3 दिन का समय देकर आशा दी, लेकिन फिर से उन्हें घोर निराशा में डाल दिया। उसके बगल में मैडम शेन ने उत्सुकता से पूछा, है हुआ, क्या आपको लगता है कि चमत्कार डॉक्टर ये रिवर सिटी छोड़ चुके होंगे? अन्यथा यह असंभव है कि हमें उनका कोई सुराग न मिले। रजत शेनॉय ने टहलना बंद कर दिया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जैसे कुछ नाराज हो, उसने कहा, मैंने सभी स्टेशनों पर लोगों को तैनात कर दिया है और सभी मार्गों पर नजर रखी है। ये संभव नहीं है कि वह रिवर सिटी छोड़कर चला गया हो। अगर अभी भी कोई खबर नहीं है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे एक एक करके सभी के घरों की तलाशी लेनी होगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे पूरे रिवर सिटी को उलट पुलट क्यों न करना पड़े। मैं चमत्कारी डॉक्टर ये को ढूंढ कर ही रहूंगा। ठीक इसी समय फोन की घंटी बजी। रजत शेनॉय लिविंग रूम में धनुष से छूटे तीर की तरह दौड़े। उन्होंने झपट्टा मारकर फोन उठाया और सांस फूलते हुए कहा, क्या आपके पास कोई खबर है? उसका पूरा शरीर प्रत्याशा से कांप उठा। प्रेसिडेंट शेन, मुझे चमत्कारी डॉक्टर ये के बारे में खबर मिली है। उन्होंने आपको संदेश देने के लिए किसी को भेजा है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या? जल्दी करो, जल्दी से बताओ, क्या तुम अधीरता से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? रजत शेनॉय चिल्लाया। चमत्कारी डॉक्टर ये ने कहा कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो चालाकी करना बंद करो और व्यक्तिगत रूप से उसे ढूंढो। ये सुनकर रजत शेनॉय को राहत महसूस हुई, जैसे किसी ने अपने कंधों से भारी पत्थर हटा दिया हो। उसने बगल की मेज पर रखा दूसरा मोबाइल फोन झपट लिया। कार अभी तैयार करो, ग्रांड सिटी अपार्टमेंट्स। जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसने देखा कि सान्या पहले ही जाग चुकी थी और सजने संवरने में व्यस्त थी। आज सान्या असाधारण रूप से सेक्सी लग रही थी। उसके लंबे रेशमी बाल उसके कंधों पर एक सफेद क्रॉप टॉप के ऊपर टिके हुए थे जो उसकी नाभि के ऊपर तक पहुंच रहा था। अपनी शर्ट के नीचे उसने एक काले चमड़े की स्कर्ट पहनी हुई थी। स्टिलेटो की एक जोड़ी के साथ वह स्त्री सौंदर्य का प्रतीक थी। उसका फिगर निश्चित रूप से सबसे अच्छा था जो उसने देखा था। अध्याय 24। सान्या ने अपने पीछे से आवाजें सुनी और जान गई कि अर्जुन वापस आ गया है। वह अपनी नाजुक स्टिलेटो को एक बार फिर घुमाने से पहले उसकी ओर मुड़ी। उत्साह में अपनी आंखें झपकाते हुए उसने पूछा, मुझे बताओ, क्या मैं इसमें सुंदर लग रही हूँ? सुंदर, उसके जवाब ने मानो उसका दिन बना दिया। खुशमिजाज मूड में सान्या ने मुड़कर मेकअप करना जारी रखा और चलते चलते कोई हल्का फुल्का गाना गुनगुनाती रही। तुम किसके लिए तैयार हो रहे हो? अर्जुन ने पूछा। मन ही मन वह चाहता था कि सान्या इस तरह के कपड़े पहनकर किसी भोज या किसी भी तरह के आयोजन में शामिल न हो। उन सभी लंपटों के बारे में सोचिए जो इस बेहतरीन आकर्षक पोशाक का आनंद लेंगे। हालांकि इस समय उसके और सान्या के बीच कुछ भी नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से साथ रहने के बाद वह सान्या को रिवर सिटी में अपनी सबसे प्रिय व्यक्ति मान चुका था। सान्या ने अपने बालों की एक लट कान के पीछे छिपाए और अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराए। उसने कहा, जब कोई महिला मेकअप करती है तो इसका मतलब है कि वह शॉपिंग करने जा रही है। शॉपिंग? किसके साथ? अर्जुन ने बिना सोचे समझे पूछा। सान्या ने अर्जुन की तरफ देखा और समझाया, तुम्हारे साथ बेशक। और कौन? आज शनिवार है और आखिरकार मेरी छुट्टी है। तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने का यही सही समय है। देखो तुमने क्या पहना है, मैला कुचैला या गंदा सा, अपनी पसंद का कपड़ा चुन लो। हमें रास्ते में तुम्हारे लिए एक मोबाइल फ़ोन भी ले जाना चाहिए। अगर मैं किसी आपात स्थिति में तुमसे संपर्क न कर सकूं तो मुझे बुरा लगेगा।
सान्या की यह बात सुनकर अर्जुन के दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। इस जाने पहचाने लेकिन उतने ही अजीब शहर में सान्या की तरह उसका ख्याल रखने वाला कोई और नहीं था। फिर उसने अपने पहनावे पर नजर डाली। उसने जो कुछ भी कहा उसके बावजूद उसे अभी भी अपने दिखने पर अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है। नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। सान्या ने अर्जुन के विचार को खारिज कर दिया। उसने आगे कहा, वास्तव में मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि अगर तुम सज धज कर तैयार हो तो तुम कैसे दिखोगे। तुम शायद कुछ महिलाओं को अपने पैरों से उड़ा भी दोगे। अर्जुन ने सान्या को उसके खूबसूरत गेटअप में देखा। उसे लगा जैसे अचानक उसके दिमाग में कोई विचार आया हो और उसने कहा, मुझे बाहर ले जाना असंभव नहीं है। तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। हो गया। 1 घंटे के बाद अर्जुन और सान्या अब सिर से पैर तक स्पोर्ट्स पोशाक पहने हुए ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट से बाहर निकले। सान्या को लगा कि अर्जुन वाकई बहुत बढ़िया है। उसने वास्तव में उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दुनिया में कौन सी लड़की स्पोर्ट्स ड्रेस पहनकर शॉपिंग करने जाएगी। अगर यह अर्जुन की जिद की वजह से नहीं होता तो वह अपने जीवन काल में कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनना पसंद करती। सान्या के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके जैसी शारीरिक बनावट के कारण खेलकूद की पोशाक भी उनकी सुंदरता को नहीं छिपा सकी। उसकी पोशाक के कारण सड़क पर चल रहे कई पुरुष उसे देखने से नहीं रुकते थे। रिवर सिटी माइरीड लिंक स्क्वायर। सान्या सबसे पहले अर्जुन को बाल कटवाने के लिए ले गईं। कटे फटे बालों के साथ अर्जुन पहले से कहीं ज्यादा चुस्त दुरुस्त लग रहे थे। एक जोड़ी आकर्षक तीखी भौहें जो नीचे की ओर झुकी हुई थीं और एक जोड़ी गहरी काली आंखों के साथ वे उसके पतले होठों को उभारती थीं जो हमेशा सिकुड़े रहते थे, और उसके चेहरे की कोनी आकृतियां। वह लंबा और मजबूत शरीर वाला था, फिर भी मांसल नहीं था। उसका रूप और शरीर मिलकर एकांतप्रिय अलगाव का आभास देते थे। क्या हम यह नहीं बताएंगे कि बाल कटवाने के बाद तुम कैसे एक अलग व्यक्ति में बदल गए हो। अगर तुम किसी विश्वविद्यालय के मैदान में घूमो तो मुझे यकीन है कि बहुत सी लड़कियां तुम्हारे इर्द गिर्द मक्खियों की तरह इकट्ठा हो जाएंगी। सान्या ने दुख जताते हुए कहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अर्जुन की छाती पर कुछ बार हाथ फेरा और नाक भान सिकोड़ते हुए पूछा, सच बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं? मैग्निफिसेंट ग्रुप में छोटी छोटी सुंदरियों की कमी नहीं है, तुम्हें पता है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। पिछले 5 सालों से वह जीवन और मृत्यु की दहलीज पार करता रहा और पागलपन से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। बदला लेना ही उसका एकमात्र ईंधन और उम्मीद थी। वह कभी किसी प्रेम संबंध में होने के बारे में सोचने का समय कैसे निकाल सकता था? अर्जुन का जवाब देखकर सान्या ने फिर जिज्ञासा से पूछा, मुझे मत बताओ कि तुम उन मासूम वफादार कुंवारी लड़कियों में से एक हो जो कभी किसी रिश्ते में नहीं रही। अर्जुन की भौहें तन गईं। उसे अचानक अतीत की एक घटना याद आ गई। 5 साल पहले जब मल्होत्रा परिवार अभी भी अस्तित्व में था, तब एक बार उनका एक लड़की पर क्रश था। उस लड़की का नाम शरण्या था। वह उस समय स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी और उसके अनगिनत प्रशंसक थे। एक प्रभावशाली परिवार में जन्म लेने के बावजूद वह किसी भी आम व्यक्ति की तरह हीन भावना महसूस करते थे और अपनी प्रशंसा को व्यक्त करने का साहस नहीं कर पाते थे। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और चुपके से शरण्या को एक प्रेम पत्र थमा दिया। उसे लगा कि पत्र को अनदेखा कर दिया जाएगा और उसका अस्तित्व समुद्र में डूबे पत्थर की तरह खारिज कर दिया जाएगा। फिर भी उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब शरण्या ने उसी दिन उनके स्कूल के पीछे पहाड़ी पर अर्जुन से मिलने का अनुरोध किया। शरण्या ने अर्जुन से कहा कि अगर वह अगले दिन स्कूल प्रशासन से माइक्रोफोन छीनकर सबके सामने उसके प्रति अपने प्यार का इजहार कर दे तो वह उसके साथ रिश्ते में आने के लिए राजी हो जाएगी। उस समय अर्जुन अभी भी सांसारिक मामलों से काफी अनभिज्ञ था। प्यार जैसी हास्यास्पद चीज की खातिर उसने वास्तव में अगले दिन जाकर ऐसा किया। उसने सबकी खिल्ली उड़ाने पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस यही उम्मीद थी कि शरण्या उससे किया वादा पूरा करेगी। आगे जो हुआ उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। शरण्या ने सबके सामने उसे अस्वीकार कर दिया और अर्जुन की ओर उंगली उठाई। उसने कहा, तुम एक बेकार का कूड़ा हो। तुम मेरे जैसे किसी के पीछे पड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम एक मेढक हो जो हंस के मांस के लिए लालायित हो। सिर्फ इसलिए अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो क्योंकि तुम्हारे पीछे मल्होत्रा परिवार है। मेरी और पूरे चू परिवार की नज़र में तुम और तुम्हारे माता पिता कुछ भी नहीं हैं। यहीं से अर्जुन के पतन की शुरुआत हुई। उसका उपनाम कचरा स्कूल के हर कोने में फैल गया। जिस दिन ये घटना हुई उसने शौचालय में अपने कानों से यह बातचीत सुनी कि यह सब एक चाल थी, शरण्या और रिवर सिटी के अन्य युवा मालिकों के बीच एक शर्त। वे इस बात पर दांव लगा रहे थे कि मल्होत्रा परिवार का कचरा कितना घटिया हो सकता है। अर्जुन ने जो कुछ किया उससे उसने साबित कर दिया कि वह कितना घटिया इंसान है।
अर्जुन को आज भी अच्छी तरह याद है कि कैसे सभी लोग उसकी ओर उंगलियां उठा रहे थे और उसके चेहरे पर हंसी के भाव थे। अर्जुन अपनी यादों से जाग उठा। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। दरअसल 5 साल पहले का अर्जुन निस्संदेह कचरा था। हालांकि अब शरण्या उसके लिए क्या थी? तो क्या हुआ अगर वह चू परिवार से थी, जो रिवर सिटी के 4 महान परिवारों का नेता था? एक दिन अर्जुन दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा और सभी को बताएगा कि उसने वहां अपनी छाप छोड़ी है। जब ऐसा होगा तो रिवर सिटी की हर चीज उसके लिए धूल के एक तुच्छ कण के अलावा कुछ नहीं होगी। उसके बगल में खड़ी सान्या ने अर्जुन के बदलते मूड को देखा और सोचा कि उसने अनजाने में उसके अहंकार को ठेस पहुंचा दी है। उसने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, ओह, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वजन होने में कुछ भी गलत नहीं है। मैं भी वजन हूं। तो मुझे लगता है कि अब हम बराबरी पर हैं, है न? अर्जुन ये सोचे बिना नहीं रह सका कि सान्या जब नर्वस थी तो कितनी प्यारी लग रही थी। उसने मजाक में कहा, अगर ऐसा है, वैसे भी आज रात हमारी कोई योजना नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी वर्जिनिटी एक दूसरे को समर्पित कर दें। फिर हम भी बराबरी पर होंगे। सान्या को अर्जुन से ऐसे साहसिक बयान की उम्मीद नहीं थी। वह कानों के सिरे तक लाल हो गई। ये देखते हुए कि कुछ राहगीर उनकी ओर देखने के लिए मुड़े, उसने अर्जुन को एक क्रूर नज़र से देखा और कहा, बकवास। अगर तुम्हें मेरा कौमार्य चाहिए तो तुम्हें आसमान से एक तारा तोड़कर मेरे पास लाना होगा। अर्जुन ने भौहें उठाईं और गंभीर स्वर में पूछा, सच में? वह जानते थे कि साधना की उच्चतम अवस्था में व्यक्ति शून्यता से परे जा सकता है तथा इच्छानुसार सूर्य और चंद्रमा को नियंत्रित कर सकता है। फिर उसके लिए आकाश से एक तारा तोड़ना कितना महत्वहीन होगा। स्वाभाविक रूप से सान्या को विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन ऐसा कर सकता है और उसने घबराहट में सिर हिलाया, जैसे वह अपनी नाजुक ठुड्डी से ओखली में लहसुन पीस रही हो। हाँ हाँ हाँ, मैं, सान्या, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, अब बेवकूफ़ी करना बंद करो। चलो, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेते हैं। तुम कैसे नहीं देख सकती कि तुम्हारे कपड़े कितने फटे हुए हैं? तुम उन्हें दिन भर पहने रहती हो। आखिरकार ये बड़ा शहर है। ओह, ठीक है, क्या तुम्हारे पास कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं थे? मुझे यकीन है कि अगर तुम उनमें से कुछ बेचोगी तो तुम यहाँ पर माय रीड लिंक्स को खरीदने में सक्षम हो जाओगी। ये सत्य होने के बावजूद अर्जुन ऐसा कभी नहीं करेगा। ये सच था कि उसके पास अनगिनत नुस्खे थे, लेकिन अगर वह उन्हें बेतहाशा बेचता तो ये सत्ता में बैठे लोगों का अवांछित ध्यान आकर्षित करता। उसकी मुख्य चिंता ये थी कि इससे हुआक्सिया में संतुलन बिगड़ सकता है। सबसे सुरक्षित तरीका यह था कि वह अपने नुस्खे बेचने से पहले ही काम करके सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण कर ले। अन्यथा वह खुद को आग लगा लेगा। निम्न स्तर की सौंदर्य गोलियों का नुस्खा पहले से ही इतना कीमती नहीं था, क्योंकि इसका प्रभाव केवल कॉस्मेटिक कंपनियों के बीच ही अद्भुत था। अध्याय 25। सान्या अर्जुन को शॉपिंग पर ले गईं और जब वे अरमानी छपे एक स्टोर के पास से गुजरे तो रुक गईं। सच कहूं तो वह वाकई स्टोर में जाकर अर्जुन के लिए कपड़े खरीदना चाहती थी। आखिर मर्दों को दिखावे के लिए कुछ तो रखना ही पड़ता है। अगर अर्जुन इस तरह के कपड़े पहने तो कुछ लोग उससे छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। हालांकि स्टोर में कीमतों के बारे में सोचकर वह झिझक रही थी। मैग्निफिसेंट ग्रुप के लिए अपने आंसू, पसीने और खून से काम करने के कई सालों बाद उसने एक कार और एक अपार्टमेंट खरीदा। इससे उसके पास बचत में बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचे। अगर उसने यहाँ से अर्जुन के लिए कपड़े का एक सेट खरीदा तो वह वाकई कंगाल हो जाएगी। क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं? अर्जुन ने सान्या की अनन्य की स्थिति को देखा। उसने दुकान की तरफ देखा और उसकी हिचकिचाहट का कारण समझ गया। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद वह एक समय में एक प्रभावशाली परिवार के युवा मालिक थे जो पतन की ओर अग्रसर था। बेशक उन्होंने फैशन ब्रांड अरमानी को पहचाना। यहाँ आते समय सान्या ने कहा कि वह हर चीज का भुगतान करेगी, चाहे कुछ भी हो। अर्जुन को इस बात पर संदेह नहीं था कि सान्या के मन में इस बात पर बहस चल रही थी कि उसे स्टोर से कुछ खरीदना चाहिए या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस ब्रांड के कपड़े मुझे पसंद नहीं हैं। अरे देखो, बगल की एडिडास की दुकान पर प्रमोशन चल रहा है। मुझे स्पोर्ट्सवियर बहुत पसंद है, वे वाकई आरामदायक हैं। इसके अलावा हम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। तुम मुझे इतनी महंगी चीजें क्यों ला रही हो? क्या तुम मेरी स्वीट मॉमी बनने की कोशिश कर रही हो? इतना कहने के बाद अर्जुन कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन सान्या ने उसे पीछे खींच लिया। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि अगर आप प्रदर्शन पर रखे गए सेट के अनुसार कपड़े पहनेंगे तो आप कैसे दिखेंगे। यह जरूरी नहीं है, वैसे भी वे बस ब्रांड का ठप्पा लगा देते हैं। बगल में ऐसे ही कपड़े बेचने वाली दुकानें हैं। अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही सान्या और अर्जुन अपनी बहस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उनके पीछे से एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीख सुनाई दी।
सान्या, क्या ये तुम हो? सान्या ने जब आवाज़ सुनी तो कुछ पल के लिए वह स्तब्ध रह गई। फिर उसने पलट कर देखा तो एक महिला काफ़ी फैशनेबल कपड़े पहने हुए थी। जब सान्या ने उस महिला को देखा तो उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी की तरह मूड में बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने उस महिला को ध्यान से देखा। हालांकि वह काफ़ी आकर्षक लग रही थी, लेकिन सान्या की तुलना में वह कई दर्जे कमतर थी। इसके अलावा ये भी संयोग ही था कि अर्जुन ने उस महिला को पहचान लिया। वह सीनियर हाई स्कूल में अर्जुन और सान्या की सहपाठी थी, केतन। अर्जुन को कई कारणों से वह अच्छी तरह याद थी। इस तथ्य के अलावा कि केतन कभी शरण्या का समर्थक था, केतन अक्सर अर्जुन से उलझने के तरीके ढूंढ लेता था। उसके होठों से अपमान ऐसे निकलता था जैसे सांप जहर उगलता हो, बेकार, ये बेकार, या इसी अपमान के अन्य रूप। केतन के बगल में एक लंबा और सुंदर आदमी ब्रांडेड कपड़े पहने खड़ा था। उसकी आंखें लालची जानवर की तरह सान्या के स्तनों को घूर रही थीं। सान्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह तुम हो। तुम पिछले साल हाई स्कूल के गेट टुगेदर में क्यों नहीं गई? मैंने सुना है कि तुम वर्तमान में द मैग्निफिसेंट ग्रुप में काम कर रही हो। क्या तुम ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रही हो? आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाना वाकई मुश्किल है। मेरी सलाह है कि तुम जल्दी करो और किसी अमीर आदमी से शादी कर लो। बहुत आसान। केतन के शब्दों में अहंकार की झलक को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। उसका परिवार काफ़ी संपन्न था। भले ही वह शरण्या के समान सामाजिक वर्ग की न हो, लेकिन दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए ये काफ़ी था। इसके अलावा केतन को हाई स्कूल के दौरान ही पता चल गया था कि सान्या एक गरीब परिवार से है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि सान्या को गाँव के बाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ता। सान्या ने बिना कोई जवाब दिए केतन की तरफ एक नज़र डाली। जैसे ही वह अर्जुन को दूर खींचने लगी, केतन ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। ओह सान्या, मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपना कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है। लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ हद तक औसत दर्जे का दिखता है। उसके सुंदर चेहरे, कपड़ों में उसके स्वाद के अलावा तसक तसक तसक, मुझे लगता है कि वह भी तुम्हारे जितना ही गरीब है। अच्छा, ये तो समझ में आता है। गरीब लोग एक साथ झुंड में रहते हैं। इस बारे में बात करते हुए आपका बॉयफ्रेंड कुछ हद तक परिचित क्यों लग रहा है? केतन की भौहें आपस में इस तरह चिपक गईं मानो वह कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसने अपनी जांघ थपथपाई और हंस पड़ी। ठीक है, क्या तुम्हें अभी भी 5 साल पहले मल्होत्रा परिवार का वह तुच्छ कचरा याद है? क्या मेढक था जो हंस के मांस के लिए लालायित था? यकीन नहीं होता कि उसने हमारी प्यारी शरण्या से अपने प्यार का इजहार किया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ उस बेकार ये जैसा दिखता है। दुख की बात है कि वह कचरा बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी मर गया, वरना हमारी प्यारी शरण्या को उसका मजाक उड़ाने में ज्यादा मजा आता। अर्जुन के चेहरे पर बहुत ही ठंडापन था। उसे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि इतने सालों बाद भी इन तुच्छ चींटियों को याद होगा कि उस दिन क्या हुआ था। जैसे ही वह उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ा, सान्या आगे बढ़ी और केतन की तरफ गुस्से से उंगली हिलाई। वह चिल्लाई, वह अब चला गया है। एक मरे हुए व्यक्ति का इस तरह मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और केतन, ऐसा मत कहना कि हम दोस्त हैं। ग्रेजुएशन के बाद से हमने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। इतना कहकर सान्या ने अर्जुन को अरमानी स्टोर में खींच लिया। अगर वह कभी अर्जुन को ये कपड़े दिलाने के फैसले के बीच झूल रही थी, तो अब उसे कोई संदेह नहीं था। उसने खुद से कहा कि भले ही ये दिवालियापन का एक तरफा टिकट हो, फिर भी वह उन्हें खरीदेगी। यह उनका सभी के लिए एक कथन था कि वे दुनिया में अपना रास्ता स्वयं बना रही हैं। इसी तरह अर्जुन को जबरदस्ती दुकान में घसीटा गया। केतन और उसके बॉयफ्रेंड ने दुकान की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारे जैसे कंगाल आदमी अरमानी में क्या कर रहे हैं? मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे खरीदारी करते हो। जून, देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। क्या हमें अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ सेट ले आना चाहिए? केतन ने अपने बॉयफ्रेंड की बांह पकड़कर उसे हिलाते हुए चुलबुले अंदाज में कहा। उसकी आवाज़ मीठी और चुलबुली थी, जिसने उसके सारे बचावों को पिघला दिया। बेशक, मूर्ख, तुम्हें पता है कि मेरी नेटवर्थ ही इस दुकान में सब कुछ साफ करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन क्या मैं आज रात कुछ मौज मस्ती के लिए किसी दोस्त को बुला सकता हूँ? चलो वह खेल खेलते हैं। जून ने बहुत उत्साहित महसूस करते हुए अपने होंठ चाटे। केतन की आंखों में घृणा की झलक दिखी। हालांकि अपने सामने बैठे आदमी को खुश करने के लिए उसने शर्मिंदगी से सिर हिलाया और जवाब दिया, तुम आदमी बहुत शरारती होते हो। अरमानी में अर्जुन और सान्या का पहनावा देखकर स्टोर अटेंडेंट को कुछ संदेह हुआ, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से उनकी बात सुनी।
सान्या भी पुरुषों के फैशन से अपरिचित थी, लेकिन जब उसने केतन और उसके प्रेमी को आते देखा तो उसने घबराहट में डिस्प्ले रैक पर कपड़ों के सेट की ओर इशारा किया और फुसफुसाया, ओह, हम वहां डिस्प्ले पुतले पर पहने हुए सेट को ले लेंगे। अटेंडेंट ने अपना सिर पीछे खुजलाया। सान्या और अर्जुन जैसे ग्राहकों से उसका ये पहला सामना था। वे कपड़े पहने बिना ही पैसे देने वाले थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रदर्शन पर रखे गए परिधानों का सेट सीमित संख्या में था। इसकी कीमत कुछ लाख थी। मिस, क्या आप चाहेंगी कि आपका बॉयफ्रेंड इसे पहनकर देखे? अटेंडेंट ने विनम्रता से पूछा। बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही सान्या टमाटर की तरह शर्मा गई। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। उसका फिगर लगभग पुतले जैसा ही है। यह उसे दस्ताने की तरह फिट होना चाहिए। कृपया मेरे लिए उन्हें लपेट दें। उसके ऐसा कहने के बाद दुनिया के सभी दुर्भाग्यों को समेटे एक आवाज़ फिर उसके पीछे आ पहुंची। ओह सान्या, तुम समझ रही हो, मैंने गलत नहीं सुना, है ना? क्या तुम्हें पता है कि इसकी कीमत कितनी है? यह मास्टर टेरेंस का नवीनतम डिज़ाइन है। अपने अहंकार की रक्षा करने के अपने प्रयास को अपने ऊपर उल्टा न पड़ने दो। केतन सान्या को ऐसे परेशान कर रहा था जैसे वह भूत हो जो उसका पीछा करना बंद नहीं कर सकता था। इस समय सान्या को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कपड़ों की कीमत कितनी है। उसने अटेंडेंट को आदेश दिया, जल्दी करो और मेरे लिए इसे लपेटो। हम बहुत जल्दी में हैं। बिना समय गंवाए अटेंडेंट ने कपड़े काउंटर पर लाए और बिल का हिसाब लगाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए सान्या से कहा, मिस, आपकी खरीदारी 200,000 से अधिक हो गई है, इसलिए आप स्वचालित रूप से अरमानी की प्रीमियम सदस्यता में अपग्रेड हो गई हैं। अब आप नए आगमन पर 5% की छूट का आनंद ले सकती हैं। छूट के बाद आपका कुल बिल 390,000 है। जब अटेंडेंट ने 390,000 का जिक्र किया तो सान्या का आधा फैला हुआ हाथ हवा में ही जम गया। उसका बैंक कार्ड उसकी मुट्ठी में लटक रहा था। क्या बकवास है, एक कपड़े के लिए 390,000? ये कैसा मजाक था? यहाँ तक कि विलासिता की चीज़ें भी इतनी महंगी नहीं होंगी। फिर भी समस्या ये थी कि उसके बैंक खाते में अधिक से अधिक केवल 3 लाख रुपये ही थे। अध्याय 26 अरमानी के स्टोर अटेंडेंट ने सान्या के हाथ से बैंक कार्ड वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, सान्या ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी अचानक हरकतों से अटेंडेंट चौंक गया। मिस, आप? सान्या ने एक बार फिर कपड़ों को देखने का नाटक किया। उसकी भौहें आपस में टकराकर एक भौहें बना लीं और बोली, मैंने तय कर लिया है कि इस पोशाक के रंग उस पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हम कोई और पोशाक देख लेंगे। किसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना सान्या ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और बाहर की ओर चल दी। अगर किसी को पता चल गया कि उसके कार्ड में पर्याप्त पैसा नहीं है तो उसे सचमुच शर्मिंदा होना पड़ेगा। इससे पहले कि वे अरमानी स्टोर से निकल पाते, केतन आ गया, कोई नहीं जानता कब, और उसने प्रवेश द्वार को रोक दिया। सान्या के चेहरे पर उसकी खुशनुमा मुस्कान चिपकी हुई थी। सान्या, ओह सान्या, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास खरीदारी करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अगर यह सच है तो ऐसी जगह आने की क्या ज़रूरत है जो केवल उच्च वर्ग के लोग ही वहन कर सकते हैं? केतन ने अपनी गोरी ठोड़ी को ऊपर उठाया। सान्या की ओर देखते हुए उसकी आंखें घृणा और अवमानना से भरी हुई थीं। सान्या के दिल में गुस्सा जल रहा था, फिर भी उसने विनम्रता से जवाब दिया, ये तय करना मेरा अधिकार है कि मैं क्या खरीदना चाहती हूँ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि रंग उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करते। इसमें क्या समस्या है? केतन ने व्यंग्य किया। ओह, मैं सच जानता हूँ, तुम्हारे कार्ड में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, है न? सौंदर्य प्रसाधन बेचकर तुम केवल इतना ही कमा सकती हो। ओह, ये सही है, तुम्हारा अभी भी एक बॉयफ्रेंड है न? मुझे मत बताओ कि वह भी कंगाल है। अरमानी में 2 कंगाल? हाहा, क्या मजाक है। केतन खुद से आगे निकल रहा था। उसने कुछ कदम आगे बढ़कर मजाक किया, यह उम्मीद मत करो कि मैं नहीं जानता कि तुम सीनियर हाई स्कूल से कितने गरीब थे। तुम उस साल गाँव में 600 से ज़्यादा अंक हासिल करने में कामयाब रहे, है न? तुम्हें राजधानी शहर में की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाना चाहिए था, लेकिन तुम क्यों नहीं ले पाए? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अपने छोटे भाई के मेडिकल बिल चुकाने के लिए कुछ पैसे कमाना चाहते थे, है न? ये स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों है कि तुम कंगाल हो? सान्या की खूबसूरत आंखों के किनारों पर लाली खिल उठी। इस समय वह केतन के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर थप्पड़ केतन के चेहरे पर लगा तो सान्या यूनिवर्सिटी में अपनी पकड़ खो देगी। केतन का शरण्या से अच्छा रिश्ता था। चू परिवार का यूनिवर्सिटी में बहुत प्रभाव और ताकत थी। अगर शरण्या ने सान्या को निशाना बनाने का फैसला किया तो सान्या का यूनिवर्सिटी में स्वागत नहीं होगा। सान्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया।
हालांकि उसे चिंता थी कि वे उसके भाई को भी निशाना बनाएंगे। वह ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसे अपना दुख सहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे थप्पड़ कभी न लगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्ली ने तुम्हारी जीभ काट ली। मैं सही कह रहा हूँ, है न? ये बहुत दुखद है कि तुम गरीब हो लेकिन अमीर होने का दिखावा कर रही हो। क्या मजाक है? फिर तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम किसी अमीर आदमी से शादी क्यों नहीं कर लेती और यह सब खत्म कर देती? तब तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, है न? केतन को बहकना आ रहा था। उसने अपने बॉयफ्रेंड की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह ठीक है, मैं तुम्हें परिचय कराना भूल गई। यह मेरा बॉयफ्रेंड जतिन चौहान है। जानना चाहते हो कि वह कहाँ काम करता है? मुझे यकीन है कि तुमने नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन के बारे में सुना होगा, है न? नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन तुम्हारे दयनीय मैग्निफिसेंट ग्रुप से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मेरा जून कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन में CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, जो सालाना 5 मिलियन कमाता है। क्या तुम इस बारे में सोचोगे? केतन अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाला था कि एक सुस्त आवाज ने उसे रोक दिया। क्या CFO? मैं तुम्हें एक UFO दूंगा। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन की थी। वह अब और बातचीत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इतने साल बीत जाने के बाद भी केतन वैसा ही था। उसे बोलने का मौका दो और वह स्वर्ग की ओर अपना रास्ता बना लेगी, मानो वह दुनिया में बाकी सभी से ऊपर हो। वह कभी नहीं समझ पाया कि उसके जैसे लोगों को आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। केतन ने आखिरकार अर्जुन की मौजूदगी पर ध्यान दिया जब उसने उसके भाषण को बीच में ही रोक दिया था। उसने उसे सिर से पैर तक देखा और कहा, ओह मैं तुम्हारे बारे में भूल गई, तुम बेचारे। मैं बस ये सोचना शुरू कर रही थी कि तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। मुझे मत बताओ कि तुम कचरा इकट्ठा करने वाले हो। हमारे पास कार में मिनरल वाटर की एक बोतल है। क्या तुम्हें ये चाहिए? केतन और उसका बॉयफ्रेंड हंस पड़े। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। काफी आत्मविश्वास से लबरेज होकर उसने कहा, मैं एक चमत्कारी डॉक्टर हूँ। एक चमत्कारी डॉक्टर जिसके पास जीवन और मृत्यु का फैसला करने की शक्ति है। उसके बोलने के बाद सभी लोग एकदम चुप हो गए। फिर वे जोर से हंसने लगे। हा, सान्या, ओह सान्या, तुम्हें वहाँ एक दिलचस्प बॉयफ्रेंड मिल गया है। चमत्कारी डॉक्टर, जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाला। हा, मैं अब और ऐसा नहीं कर सकता। मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। ओह मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सान्या ने भी अर्जुन की तरफ आंखें घुमाईं। वह फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हारी उस नौकरी का जिक्र मेरे सामने करना ठीक है, लेकिन किसी और के सामने नहीं। उसके दिमाग में उसके द्वारा बनाए गए हास्यास्पद बैनरों की छवि उभर आई। अर्जुन ने अपनी नाक को छुआ और उसके हृदय में एक असहाय भावना उभरी। आजकल जब लोग सत्य कहते हैं तब भी कोई उस पर विश्वास क्यों नहीं करता? वह एक प्रामाणिक चमत्कारी डॉक्टर थे। क्या रजत शेनॉय नाम का कोई आदमी नहीं था जो उसे खोजने के लिए पूरी दुनिया में भटक रहा था? क्या उसे गवाही देने के लिए उस आदमी को घसीटना होगा? ओह ठीक है, अगर अर्जुन को सही याद है तो शेन परिवार के रजत शेनॉय नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन में सारे फैसले लेते थे। ये सोचते हुए अर्जुन ने अचानक अपनी नज़र केतन के बॉयफ्रेंड पर घुमाई, जिसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। सान्या अर्जुन को मिल रहे अपमान को सहन नहीं कर सकी और उसने अर्जुन को दूर खींचने की कोशिश की। चलो चलते हैं, तुम्हें कपड़े छोड़ देने चाहिए, हम अब उन्हें नहीं लेंगे। लेकिन अर्जुन ने अपनी बात नहीं मानी। उसने सान्या को गौर से देखा और पूछा, क्या तुम सच में मुझे ये पहने हुए देखना चाहती हो? सान्या स्तब्ध रह गई। उसे अज्ञात कारणों से आसन विनाश का एहसास होने लगा। पलक झपकते ही अर्जुन कैशियर के पास गया, कार्ड निकाला और स्टोर अटेंडेंट से कहा, इसे पैक करो। कार्ड स्वाइप करो। सान्या का मुंह भय से खुला रह गया। क्या अर्जुन पागल हो गया है? आखिर वह क्या कर रहा था? जब बात अर्जुन के पास कितना पैसा था, इस बारे में सान्या से ज्यादा स्पष्ट कोई नहीं था। वह अपना किराया देने में असमर्थ था। सच तो यह है कि उसने उससे 3,000 रुपये उधार लिए थे। वह ऐसी चीज कैसे खरीद सकता था जिसकी कीमत कई लाख थी? इसके अलावा केतन पीछे से उन्हें देख रहा था। अगर कार्ड फेल हो गया तो वह उसे सबसे क्रूर अपमान देगी। अर्जुन, अरे अर्जुन, तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? सान्या ने मन ही मन विलाप किया। कुछ देर तक ये सब देखने के बाद स्टोर मैनेजर को एहसास हुआ कि अर्जुन और सान्या के पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही स्टोर मैनेजर अर्जुन के कार्ड स्वाइप करने के अनुरोध को ठुकराने वाली थी, उसने गलती से अपनी आंख के कोने से अर्जुन के हाथ में कार्ड देख लिया। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चीन के औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी VIP ब्लैक कार्ड था। आप VIP ब्लैक कार्ड के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास 10 मिलियन से अधिक की बचत हो। 3 साल तक अरमानी में काम करने के बाद उनके लिए कार्ड को पहचानना मुश्किल नहीं था।
उसने जल्दी से मुस्कुराकर विनम्रता से कहा, आपका स्वागत करके खुशी हुई, सर। चूंकि आप चीन के औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक के सहयोग से वीआईपी ब्लैक कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम आपको इस पर मूल छूट के बाद 10% की अतिरिक्त छूट देंगे। ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन के हाथ में जो कार्ड है वह वीआईपी ब्लैक कार्ड होगा। केतन आगे बढ़ा और आरोप लगाने वाले लहजे में बोला, ऐसा मत सोचो कि तुम नकली कार्ड से बच पाओगे। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो तुम धोखाधड़ी के लिए जेल जाओगे। सान्या ने भी अर्जुन को एक झटका दिया। वह बेचैनी से बोली, कार्ड वापस ले लो, अब हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन भेजे जाने से तो बेइज्जत होना ही बेहतर है। अर्जुन ने अपनी नज़र सान्या पर घुमाई, जो अपने बाल नोचने वाली लग रही थी। अर्जुन मुस्कुराया, क्या तुम्हें मुझ पर इतना कम भरोसा है? क्या मैं तुम्हें टूटा हुआ दिखता हूँ? सान्या लगभग बेहोश हो गया। यह कोई मुद्दा नहीं था कि वह टूटा हुआ दिख रहा था या नहीं, वह निश्चित रूप से टूटा हुआ था। इसके बाद जो हुआ वह सभी की उम्मीद से परे था। स्टोर मैनेजर को कार्ड थमाते हुए अर्जुन ने गर्व से घोषणा की, इसे स्वाइप करें, बस स्वाइप करें। इसके अलावा मुझे किसी छूट की आवश्यकता नहीं है। मुझसे मूल कीमत वसूलें। यार, आज मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। बहुत परवेनू, ऐसा ही हो, मैं एक दिन के लिए नवागंतुक बन जाऊंगा। अध्याय 27। उस समय स्टोर मैनेजर स्तब्ध होकर चुप हो गया। स्टोर मैनेजर के रूप में अपनी सेवा के सभी वर्षों में उसे अर्जुन जैसा अजीब ग्राहक कभी नहीं मिला था। क्या कोई ग्राहक छूट लेने से मना कर देता है? इतना ही नहीं, क्या कोई ग्राहक मूल कीमत चुकाने पर अड़ा रहता है? वह सोचने लगी कि क्या ये ग्राहक, जिसे उसने शुरू में अमूल्य समझा था, वास्तव में एक पागल था। फिर भी वह उसके निर्देशों का पालन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। सर, कृपया अपना पासवर्ड डालें। केतन को यह मानने से इनकार था कि सस्ते कपड़े पहने हुए आदमी के पास कपड़े खरीदने का पैसा होगा। उसने चिढ़ाते हुए कहा, बेटे, मैं तुम्हें पासवर्ड डालते हुए देखना चाहती हूँ। हम देखेंगे कि तुम्हारे जैसे बेचारे इस खेल को खेल सकते हैं या नहीं। फिर वह तेजी से सान्या की ओर मुड़ी। सान्या, ओह सान्या, तुमने इस आदमी को कहाँ से उठाया? तुम्हारा स्वाद बहुत खराब है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मुझे 5 साल पहले मल्होत्रा परिवार के उस बेकार कचरे पर तुम्हारे छोटे से क्रश के बारे में सब पता है। और मल्होत्रा परिवार की घटना के बाद तुमने उन सभी को दफना दिया। मैं बहुत उलझन में हूँ। मल्होत्रा परिवार के उस बेकार कचरे में ऐसा क्या खास है? मैंने सोचा था कि उस निकम्मे के मरने के बाद तुम्हारी पसंद सुधर जाएगी। कौन उम्मीद कर सकता था कि इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही हो। अपने बगल में खड़े उस आदमी को देखो, उसमें क्या अच्छाई है? तो फिर तुम अपना शरीर क्यों नहीं बेच देते? हो सकता है तुम्हारे ग्राहक इस आदमी से भी बेहतर निकल आएं। केतन जितने ज्यादा शब्द बोलता गया वह उतनी ही ज्यादा नाराज होती गई। सान्या की आंखों में आंसू बहने लगे। सान्या भले ही सभी को अपने ऊपर हावी होने की इजाजत दे, लेकिन वह कभी किसी को दिवंगत मल्होत्रा परिवार के बारे में बुरा बोलने की इजाजत नहीं देंगी। सान्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके नाखून उसकी हथेली के मांस में धंस गए और कट से खून रिसने लगा। दूसरी ओर केतन चिल्लाता रहा, सान्या, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे वेश्यावृत्ति के धंधे के लिए ग्राहकों को रैफर करूं? केतन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक काली छाया छा गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, सभी ने जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनी। अर्जुन की हथेली सीधे उसके चेहरे पर आ गिरी। उस थप्पड़ से केतन जमीन पर गिर गया। इससे केतन के मुंह से एक दांत भी उड़ गया। मैं काफी समय से तुम्हारे इस मुंह पर थप्पड़ मारना चाह रहा था। अगर तुम औरत नहीं हो तो शायद तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो। अर्जुन की आवाज बहुत ठंडी थी। यह इतनी ठंडी थी कि उनकी हड्डियों तक पहुंच गई थी। उसने बहुत पहले ही उसे थप्पड़ मारने का इरादा कर लिया था। अगर सान्या लगातार विरोध न करती तो ये कमीना अब बोल नहीं पाता। उसके जैसे लोगों को अगर बर्दाश्त किया जाए तो वे स्थिति का फायदा उठाएंगे और भी बदतर हो जाएंगे। पिछले 5 वर्षों में जब अर्जुन जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था, वह इस समझ पर पहुंच चुका था कि सभी शत्रुओं को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। किसी को भी यह अंदेशा नहीं था कि अर्जुन उसे अचानक ही मार देगा। उसने सबके सामने एक महिला को थप्पड़ मारकर फर्श पर गिरा दिया था। यद्यपि सान्या को यह दृश्य देखकर अपार खुशी हुई, लेकिन जब भी वह इसके परिणामों के बारे में सोचती तो उसका दिल धड़कने लगता। शट अप, वे बर्बाद हो गए। उसे अचानक एहसास हुआ, हर बार जब वह अर्जुन को बाहर लाती तो वह पागलों की तरह भागने लगता। इस आदमी की डिक्शनरी में सहन शब्द ही नहीं था। वहां तो सिर्फ एक निडर आदमी का भयानक गुस्सा था। कुछ दिन पहले ही उसने रिवर सिटी के चेन परिवार को सबक सिखाया था और उसे पुलिस स्टेशन भेजा गया था।
अगर उसने आत्मरक्षा के लिए ऐसा नहीं किया होता तो अर्जुन को मौत की सज़ा मिलनी तय थी। हालांकि इस बार ऐसा नहीं कहा जा सका क्योंकि इसकी शुरुआत अर्जुन ने ही की थी। सान्या के दिल में भावनाओं का उथल पुथल मच गया। केतन को होश आ गया। बिखरे बालों के साथ वह खड़ी हुई, अर्जुन की तरफ उंगली बढ़ाए और पागलों की तरह दहाड़ने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इससे पहले किसी ने मुझे नहीं मारा, मेरे जीवन काल में एक बार भी नहीं। किसी ने नहीं, मेरा विश्वास करो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कार्ड रीडर ने स्पष्ट और कर्कश आवाज में कहा, लेन देन सफल रहा। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ खरीदारी करते हुए आपको अच्छा लगा होगा। यही वह क्षण था जब दुनिया में एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। सान्या वहीं जम गई। केतन भी उसी तरह स्तब्ध था, उसके चेहरे का दर्द भूल गया था। सफल लेन देन, यह कोई छोटी रकम नहीं थी। इसकी कीमत आसानी से किसी कर्मचारी की सालों की आय के बराबर हो सकती थी। मल जमा करना, क्या वह कचरा इकट्ठा करते समय वीआईपी ब्लैक कार्ड ले सकता था, फिर बिना चेहरे पर कोई शिकन लाए कुछ लाख का भुगतान कर सकता था? असंभव। यह नकली होना चाहिए। आपने पहले से ही स्टो के साथ मिलीभगत की होगी, अन्यथा आप भुगतान कैसे कर सकते हैं? केतन ने आक्रामक तरीके से चिल्लाते हुए आरोप लगाया। अरमानी स्टो मैनेजर के चेहरे पर उस समय भावभंगिमाएं उभर आई जब उसने केतन को उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सुना। मिस, अरमानी एक अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड है। हम ऐसा क्यों करेंगे? अगर आप हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं तो हमें आपको ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार है। केतन को उम्मीद नहीं थी कि हर कोई उस पर उंगली उठाएगा। वह जल्दी से जतिन चौहान की ओर मुड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, जून, वे सब मुझ पर हमला करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तुम एक मर्द हो, क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? जतिन चौहान ने सिर हिलाया। उसने केतन की पीठ थपथपाई और स्टोर मैनेजर को नाम कार्ड देने के लिए आगे बढ़ा। शुभ दिन, मैं नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन का मुख्य वित्तीय अधिकारी हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगो। तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन और अरमानी के बीच सहयोग कुछ ही दिनों पहले स्थापित हुआ था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कारण सहयोग प्रभावित हो। तुम्हारा अल्प वेतन इसे वहन करने में सक्षम नहीं होगा। दूसरी बात, इस आदमी ने सार्वजनिक रूप से किसी पर हमला किया और उसने ये सब आपके स्टोर में किया। आपको उन दोनों को बाहर निकालने का अधिकार है। इसके बाद मैं अपने वकील से इस मामले को भी निपटवाऊंगा। जतिन चौहान ने सीधे खड़े होकर सबको देखा। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में आनंद ले रहा था। अपनी आंखों के कोने से उसने सान्या को देखा और सोचा कि खेल पोशाक के नीचे उसका खूबसूरत शरीर कैसा लग रहा होगा। जतिन चौहान ने इस मामले को सुलझाने के बाद इस महिला की वीचैट आईडी मांगने की योजना बनाई। शायद अगर वह कुछ पैसे दे तो वह उसे बिस्तर पर ले आएगा। फिर वह जितना चाहे उतना मजा कर सकता था। जतिन चौहान की धमकी सुनकर स्टोर मैनेजर सन रह गया। नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन और अरमानी के बीच सहयोग वास्तव में एक सप्ताह पहले ही स्थापित हुआ था। यदि उसने सहयोग को बर्बाद करने के लिए कुछ भी किया तो परिणाम इतने भयानक होंगे कि उसे सहन करना मुश्किल होगा। स्टोर मैनेजर को उस आदमी के नाम कार्ड पर लिखी जानकारी की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं था। उसका गर्वपूर्ण व्यवहार उसके सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित था। यह एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का व्यवहार था। वह भागती हुई केतन के पास गई और झुककर माफी मांगी। मुझे बहुत खेद है मिस, मुझे नहीं पता था कि मैं अभी किससे बात कर रही थी। केतन ने अर्जुन और सान्या की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बेचारे कमीने और वेश्या को अभी बाहर भेजो। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ पड़ा। इस बार यह काम अर्जुन ने नहीं बल्कि सान्या ने किया था। वह अपना धैर्य खो चुकी थी। सान्या ऐसी परिस्थितियों में एक कदम पीछे हटती रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आसानी से हार मानने वाली थी। दुनिया की कौन सी महिला वेश्या होने के अंतहीन अपमान को झेल पाएगी? सान्या की इस हरकत पर अर्जुन अपनी सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। सिर्फ इसलिए कि सान्या एक महिला थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे नम्र होना चाहिए और सबको अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। इस तरह के परेशान करने वाले किरदार से निपटने के लिए एक महिला को सख्त होना ही पड़ता है। जतिन चौहान को मौका मिल गया। वह आगे बढ़ा और सान्या से बोला, मिस, किसी को मारना ठीक नहीं है। रिवर सिटी के पुलिस स्टेशन में मेरे कुछ रिश्तेदार और दोस्त हैं। आपकी इस हरकत से आपको कुछ दिन की सज़ा ज़रूर मिल सकती है, लेकिन चूंकि तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आज रात तुम हिल्टन होटल जाओगी और मेरे साथ ड्रिंक्स के लिए चलोगी। ऐसा करो और मैं तुम्हें छोड़ देने के बारे में सोचूंगा। उसकी कामुक मुस्कान सभी से छिपी हुई थी। हालांकि सान्या ने उसके इरादों को समझ लिया था। वह ठीक से जानती थी कि उसका क्या मतलब है।
उसने अपना मुंह खोला और उसे सिर्फ 2 शब्द कहे, भाड़ में जाओ। जतिन चौहान को उम्मीद नहीं थी कि दवा बेचने वाली एक छोटी सी कंपनी का कोई व्यक्ति उसे इस तरह से नकार देगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो बस इंतजार करो और देखो कमीने। आज से मैं नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन की ओर से मैग्निफिसेंट ग्रुप पर दबाव बनाऊंगा। हम देखेंगे कि तुम रिवर सिटी में कितने समय तक टिक पाते हो। जतिन चौहान के चेहरे पर भयंकर क्रूरता थी। उसे सत्ता में होने के एहसास से प्यार हो जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर भी उसके गर्व के पल थोड़े ही समय के लिए थे। किसी ने उस पर ठंडा पानी फेंक दिया। उसके पीछे से एक स्थिर आवाज गूंजी और कहा, ऐसी महत्वाकांक्षी भावनाएं। आज मैं रजत शेनॉय ये पता लगाना चाहूंगा कि कौन मेरे नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करके मिरेकल डॉक्टर ये को परेशान कर रहा है। अध्याय 28। जतिन चौहान ने जब यह आवाज सुनी तो वह वहीं स्तब्ध रह गए। वह अच्छी तरह जानता था कि यह आवाज किसकी है। आधे साल पहले उन्हें अपने कार्यालय में लगभग हर दिन ये बात सुननी पड़ती थी। ये रजत शेनॉय की आवाज थी, नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन के संस्थापक। संपूर्ण उत्तर नाम निगम में निर्विवाद अस्तित्व। हालांकि एक घातक बीमारी से पीड़ित होने के बाद रजत शेनॉय ने कार्यालय आना बंद कर दिया। निगम के सभी निदेशकों को ऐसा लगता था कि नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ जाएगी और अध्यक्ष का पद रजत शेनॉय के बच्चों को मिल जाएगा। जहां तक जतिन चौहान के सीएफओ पद का सवाल है तो यह उनके पिता की देन है। जब निगम में सभी लोग घबराने लगे तो उसके पिता ने निगम में अधिक शेयर प्राप्त करने के लिए जतिन चौहान को अग्रिम पंक्ति में ला दिया। जतिन चौहान को पता था कि वह अकेले ये पद कभी नहीं पा सकते थे। अब असली मालिक सामने आ गया था। जतिन चौहान की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। जतिन चौहान धीरे धीरे पीठ के बल पलटा। जब उसका सामना तांग पोशाक पहने उस आदमी से हुआ तो उसे लगा कि उसकी आत्मा अब नहीं रही। ये रजत शेनॉय थे। क्या वह मरा नहीं था? क्या वह फिर से जीवित हो गया था? क्या वह कोई व्यक्ति था या आत्मा? चाचा शेन, आप यहाँ क्यों आए? मैंने सुना है कि आप बीमार थे, है न? अभी तक जो भी अहंकार था वह अब न्यूनतम स्तर पर आ गया था। उसकी मुस्कुराहट में चापलूसी के संकेत भी थे। रजत शेनॉय ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं यहाँ एक सेकंड भी देर से पहुंचा तो मुझे यकीन है कि कोई मेरे पूरे जीवन की मेहनत को बर्बाद कर देगा। जतिन चौहान की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। उन्होंने विनम्रता से कहा, अंकल शेन, आप फिर से मजाक कर रहे हैं। ये सही है। क्या आप ये देखने आए हैं कि अरमानी के साथ सहयोग कैसा चल रहा है? जतिन चौहान ने शुरू में सोचा था कि रजत शेनॉय जतिन चौहान को शर्मिंदा करने से पीछे हटेंगे क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से बाहर थे। फिर भी जतिन चौहान को बहुत निराशा और आश्चर्य हुआ जब रजत शेनॉय ने जोर से पियाक कहकर जतिन चौहान का हाथ दूर कर दिया। इसके बाद रजत शेनॉय दूसरी दिशा की ओर चले गए। रजत शेनॉय जिस दिशा में जा रहे थे वहां केवल 3 लोग खड़े थे, अर्जुन, सान्या और केतन। सान्या और केतन दोनों असमंजस की स्थिति में थे। नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को आने के लिए क्या कारण चाहिए था? क्या वह जतिन चौहान को संभलने में मदद करने के लिए यहां आ सकते हैं? रजत शेनॉय को अपनी ओर आते देख केतन ने इसे सांत्वना देने की कोशिश समझा। खुश होते हुए वह जल्दी से रजत शेनॉय के बीच की दूरी को पाटने लगी। अंकल शेन, मैंने जून से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सच में, आपको हमारे पास व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं है। हम इन दोनों से खुद ही निपट सकते हैं। मैं अपने परिवार को बाद में इस बारे में बताऊंगा। तब तक उनमें से कोई भी भागने में सक्षम नहीं होगा। बोलने के बाद केतन ने सान्या को बुरी नज़र से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे केतन की आंखें सान्या से चिल्ला रही थीं, यही है सत्ता का असली मतलब। प्रभाव ऐसे ही काम करता है। तुम्हारे जैसा बेचारा कभी इस एहसास को नहीं समझ पाएगा। सान्या के पैर कांपने लगे। वह जानती थी कि इस घटना ने बहुत सारा अवांछित ध्यान आकर्षित किया है, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि रजत शेनॉय व्यक्तिगत रूप से आएंगे। यदि नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया और उनके लिए रिवर सिटी में जीवन यापन करना कठिन बना दिया तो अर्जुन और वह यहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे। जब सभी लोग एक अव्यक्त समझौते में व्यस्त थे, रजत शेनॉय केतन को पीछे छोड़कर सीधे अर्जुन की ओर बढ़े। उनका हमेशा से ही गंभीर चेहरा अब मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उन्होंने अर्जुन से सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। अगर आप अभी भी छिपे हुए हैं तो शायद मैं मर चुका होता। रजत शेनॉय के हर शब्द ने सभी को एक प्रकार की पूर्ण चुप्पी में पहुंचा दिया, जब तक कि गिरती हुई सुई की आवाज आसानी से सुनी जा सकती थी। सबकी आंखें फटी रह गईं। रजत शेनॉय ने वास्तव में बोलने के लिए धीमे एवं विनम्र स्वर का प्रयोग किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था।
इसके अलावा उन्होंने एक सम्मानसूचक शब्द का प्रयोग किया। मिस्टर ये, आप, एक रजत शेनॉय जैसे बड़े व्यक्ति एक युवक से इतने विनम्र तरीके से बात क्यों करेंगे? इसके अलावा रजत शेनॉय अर्जुन को हर जगह ढूंढ रहा था। अगर वह अर्जुन को नहीं ढूंढ पाया तो वह मर जाएगा। क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? गल्प। इस दृश्य ने सान्या को बहुत झकझोर दिया। वह डर से भरे चेहरे के साथ अर्जुन के बगल में खड़ी थी। मुंह में लार भरकर वह वहीं स्तब्ध रह गई। सान्या की आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब हो रहा है। क्या वह हाल ही में रिवर सिटी नहीं गए थे? रजत शेनॉय जैसे प्रभावशाली लोगों से उनकी जान पहचान कैसे हुई? एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन रजत शेनॉय से बहुत ही विनम्र तरीके से बात करवा सकते थे। इस समय उसने महसूस किया कि अर्जुन पर कोहरे की एक परत छा गई है, जो उसे उसकी वास्तविक पहचान को देखने से रोक रही है। केतन अनायास ही पीछे हट गया। उसने अपनी आंखें रगड़ी और सोचा कि क्या वह सब कुछ गलत तरीके से देख रही है। फिर भी वास्तविकता ने केतन को एक जोरदार तमाचा मारा। यह आदमी रजत शेनॉय को कैसे जानता होगा? असंभव, बिल्कुल असंभव। सभी लोग अर्जुन के जवाब का इंतजार कर रहे थे। यह एकमात्र ऐसी बात थी जो सब कुछ समझा सकती थी। कुछ सेकंड बीतने के बाद अर्जुन ने रजत शेनॉय की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें, शेन परिवार को, एक मौका दिया था। तुमने इसकी सराहना नहीं की। रजत शेनॉय को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन को मनाना इतना मुश्किल होगा। उन्होंने संकोच से कहा, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा न देना मेरी गलती है, मिस्टर ये। आज मैं अपने बेटे के शर्मनाक बहाने से आपसे माफी मांगूंगा। ये कहने के बाद रजत शेनॉय ने घूमकर कोने में बैठे उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, मेंगलोंग, यहाँ आओ और मिस्टर यी से माफी मांगो। हालांकि शेन मेंगलोंग बहुत शर्मिंदा था, लेकिन जब उसने अपने पिता की आवाज सुनी तो वह कोने से बाहर निकल आया, जहां वह छिपा हुआ था। वह सिर झुकाए अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मिस्टर ये के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। शेन मेंगलोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिल में क्रोध की आग जल रही थी, लेकिन आखिरकार वह अपने घुटनों पर बैठ गया। मिस्टर ये, उस दिन मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसके पास घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वह मना करता तो उसकी मौत निश्चित थी। कुछ दूरी पर जतिन चौहान ने शेन मेंगलोंग को सदमे में घुटनों के बल बैठे देखा। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि शेन मेंगलोंग का व्यक्तित्व कैसा था, क्योंकि वे दोनों एक साथ बड़े हुए थे। शेन मेंगलोंग कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा और वह कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। हालांकि जतिन चौहान कैसे समझा सकते थे कि इस समय उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। उसकी नजरें धीरे धीरे अर्जुन की ओर मुड़ गईं। उसे आसन विनाश का आभास हुआ। जतिन चौहान को डर था कि कहीं वह अपने दिखावटीपन में हद से आगे न बढ़ जाएं और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज न कर दें। क्या ये संभव है कि वह व्यक्ति जियांगनान प्रांत से आया था, या वह किसी बड़े परिवार से था? यदि ऐसा था तो वह मर चुका था। जतिन चौहान के विचारों से उसके घुटने कांपने लगे। इस बीच पूरी घटना में मुख्य भूमिका निभाने वाले अर्जुन ने घुटने टेके शेन मेंगलोंग पर अपनी ठंडी निगाहें घुमाईं और उसे अनदेखा कर दिया। उसने अवाक सान्या को थपथपाया और कहा, चलो चलते हैं। दूसरी मंजिल पर महिलाओं के कपड़ों का विभाग है। चलो तुम्हारे लिए भी कुछ लेते हैं। आज मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने शेन मेंगलोंग और रजत शेनॉय को वहीं छोड़ दिया जहां वे खड़े थे और सान्या को अपने साथ ले गए। स्टोर मैनेजर को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। उसने अपने जीवन में अनगिनत घमंडी लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन इस समय उनमें से कोई भी इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिर वह अपने आप को क्या समझता था? वह जितने भी लोगों को जानती थी, उनमें से उसे रजत शेनॉय से अधिक आक्रामक व्यक्ति के बारे में नहीं पता था। अर्जुन के जाने के बाद रजत शेनॉय को होश आया और उन्होंने उदास भाव से अपने बेटे के शरीर पर जोरदार लात मारी। देखो तुमने क्या किया। अगर हम आज मिस्टर ये को सहमत नहीं कर पाए तो तुम्हें फिर कभी उठना नहीं पड़ेगा। इतना कहने के बाद वह जतिन चौहान की ओर देखने लगा और चिल्लाया, जतिन चौहान, क्या तुमने अभी अभी मिस्टर ये को नाराज किया? यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता के अतीत में किए गए कामों के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम अपना सामान समेटो और आज ही चले जाओ। और तुम्हारे पिता, झाओ डैमिंग, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम दोनों को कंपनी के कोई भी शेयर नहीं लेने दूंगा। चले जाओ। जब ऐसा लगा कि रजत शेनॉय का गुस्सा फूट चुका है तो उन्होंने कुछ गहरी सांसें लीं और अर्जुन के पीछे भागे। सभी लोग मेरे पीछे चलने लगे। रजत शेनॉय ने सभी को डांटते हुए कहा, मेरे पीछे आने के बारे में सोचना भी मत, तुम सब बेकार के कमीने हो। अध्याय 29। रजत शेनॉय के जाने के बाद केतन अचानक अपनी तंद्रा से जागी और जतिन चौहान का हाथ पकड़कर खींचने लगी। जून,
हमें क्या करना चाहिए? केतन की आवाज़ इतनी चुलबुली थी कि जतिन चौहान से रहा नहीं गया। उसने हाथ उठाया और केतन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये सब तुम्हारी गलती है कुतिया। तुम ही कारण हो कि मैंने सब कुछ खो दिया। तुमने मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे की कि आगे क्या होगा? क्या तुम मरना चाहते हो? एक गड्ढा खोदो और खुद को दफना दो। मानो ये पर्याप्त नहीं था, जतिन चौहान ने केतन पर एक लात मारी। मैं तुम्हें बता रही हूँ केतन, बेहतर होगा कि तुम अपनी नीचता भरी नज़रों को अपने तक ही सीमित रखो। आगे कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यहाँ से निकल जाओ। केतन का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसकी आंखों की चमक चली गई थी। वह जानती थी कि जतिन चौहान के साथ अब उसका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने यह मान लिया था कि जतिन चौहान द्वारा स्पोर्ट्स कार और मकान के रूप में दिए गए सभी उपहार भी वापस ले लिए जाएंगे। केतन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अर्जुन और सान्या की विदा होती हुई छवि को बहुत देर तक घूर कर देखा। ये सब उनकी गलती थी। अगर यह इन दोनों की वजह से नहीं था तो वह सब कुछ कैसे खो सकती थी? बचपन से ही केतन को लगता था कि वह कुलीन है। उसकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि सान्या जैसी सिंड्रेला जैसी जिंदगी जीने वाले किसी व्यक्ति की तुलना की जा सके। केतन को सान्या के अच्छे लुक और फिगर से जलन होती थी। वह उस घटिया औरत का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। 5 साल पहले भी यही स्थिति थी और 5 साल बाद भी यही स्थिति होगी। हालांकि वह ये समझने में विफल रही कि सान्या उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। केतन को जिज्ञासा हुई कि सान्या के साथ आया वह आदमी आखिर कौन था। वह कौन था जिसने रिवर सिटी के शेन परिवार के मुखिया रजत शेनॉय को अपनी इच्छा के अनुसार झुका दिया? क्या रजत शेनॉय उन्हें मिस्टर ये नहीं कहते थे? क्या ये उनका उपनाम था? जियानगन प्रांत में कोई मल्होत्रा परिवार नहीं था, है न? तो क्या रिवर सिटी में कोई मल्होत्रा परिवार था? बल्कि असंभव भी है। रुको, मल्होत्रा परिवार का नरसंहार हुआ था। अचानक केतन के दिमाग में एक नाम आया, अर्जुन। मल्होत्रा परिवार का वह कूड़ा, वही जिसने शरण्या से अपने प्यार का इजहार करके उसे अपमान की अंतहीन गहराई में धकेल दिया था। तब उस व्यक्ति के साथ सान्या के संबंधों को ध्यान में रखते हुए शायद वह रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में अर्जुन था। जैसे ही केतन निष्कर्ष पर पहुंचा, उसका मुंह खुला रह गया और भय से उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। अर्जुन मरा नहीं, ये कैसे संभव है? और वह वापस आ गया। एक अंतहीन विराम के बाद केतन ने अपने सदमे को दबा लिया और तुरंत अपना फोन वापस ले लिया। निर्णायक उंगलियों से उसने एक फोन नंबर पर कॉल किया जो एक ही समय में अजीब और जाना पहचाना दोनों था। आखिरकार फोन कनेक्ट हुआ। फोन के दूसरी तरफ से एक गर्मजोशी से रहित आवाज आई, क्या चाहिए तुम्हें? शूरान, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या है? बोलो। फोन के दूसरी तरफ बैठी महिला अधीर लग रही थी। मुझे लगता है मैंने अर्जुन को देखा है। क्या? केतन ने फोन से किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे फोन जमीन पर गिर गया हो। थोड़ी देर बाद एक महिला की आवाज जारी रही, कौन सा अर्जुन? सीनियर हाई स्कूल का हमारा सहपाठी। वो बेकार? ये लगता है ऐसा ही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है। 2 घंटे में चू परिवार के घर आ जाओ। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अर्जुन ने सान्या को लगभग 1 घंटे तक मॉल में घुमाया और उसके लिए 5 या 6 कपड़े खरीदे। ये कहने के बावजूद कि यह अनावश्यक था, जैसे ही सान्या ने महिलाओं के वस्त्र विभाग में कदम रखा, उसकी आंखें सूरज की तरह चमक उठी। सुंदर कपड़ों के प्रति उसके मन में कोई प्रतिरोध नहीं था। फिर भी सान्या ने पूरी यात्रा के लिए केवल छूट वाली चीजें ही चुनी। खरीदारी में अर्जुन को केवल 1 या 2,000 रुपये खर्च करने पड़े। अर्जुन ने कई बार सान्या से कीमतों को नज़रअंदाज करने को कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसलिए अर्जुन के पास सान्या को अपनी इच्छा से चुनाव करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस उम्र और समय में उसके जैसी महिलाएं मिलना लगभग असंभव है, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। पूरे 1 घंटे के दौरान अर्जुन ने देखा कि रजत शेनॉय उनका पीछा कर रहे थे। रजत शेनॉय कई बार ऐसे दिखे जैसे कि वे बोलने ही वाले थे, लेकिन अंत में उन्हें अपनी बात कहनी पड़ी। अर्जुन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और रजत शेनॉय को अपनी मर्जी से उनका पीछा करने दिया। अर्जुन का मानना था कि मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति लहरें उठाने से भी अधिक कुछ नहीं कर सकता। जब उनकी शॉपिंग खत्म हुई तो अर्जुन और सान्या लिफ्ट से नीचे कार पार्क में चले गए। जब उन्हें अपनी कार मिल गई और वे अपने कपड़े रखने ही वाले थे तो उन्होंने देखा कि रजत शेनॉय कपड़ों का ढेर लेकर आ रहे हैं। तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन स्पष्ट रूप से नाराज था। उसने अपनी भौहें सिकुड़कर नाराजगी जताई। रजत शेनॉय ने थोड़ा अजीब सा ठहाका लगाया और कपड़े सान्या की कार में रखने लगे। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, मिस्टर ये, मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है। मैं यहाँ आपके लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ उस महिला के लिए हूँ।
सान्या ने एक अजीब उंगली से खुद की ओर इशारा करते हुए पूछा, राष्ट्रपति शेन, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? रजत शेनॉय ने बैंक कार्ड निकाला और गंभीर स्वर में कहा, मिस, चूंकि आप जानती हैं कि मैं कौन हूं, इसलिए मैं अपना परिचय देने की परेशानी से बचूंगा। सच में, इस बार यहां आने का मेरा उद्देश्य आपको मेरे कर्मचारियों द्वारा आपके साथ किए गए अभद्र व्यवहार के लिए व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना है। ये सब मेरी गलती है कि मैंने उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित नहीं किया। ये नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन की ओर से आभार का प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें। सान्या को एक नज़र में ही पता चल गया कि बैंक कार्ड में 5 लाख से कम रुपये नहीं होने चाहिए। हालांकि वह इस तरह अचानक से आए पैसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी कुछ नहीं खोया है, इसलिए आप इसे वापस ले सकते हैं, राष्ट्रपति शेन। सान्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। सान्या का इनकार रजत शेनॉय की उम्मीदों के मुताबिक ही था। उसने बैंक कार्ड निकाला और उन कपड़ों की ओर इशारा किया जिन्हें उसने अभी कार में रखा था। चूंकि तुम मेरे पैसे लेने से इनकार कर रही हो, तो क्या तुम ये कपड़े स्वीकार करोगी जो मैंने तुम्हारे लिए यूं ही चुन लिए हैं? वे महंगे नहीं हैं। बात यह है कि अगर तुम उन्हें मुझे वापस भी कर दोगी तो भी मुझे उनका कोई उपयोग नहीं होगा। सान्या ने अपना ध्यान कपड़ों की ओर लगाया। जल्द ही उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। ये सभी कपड़े थे जिन्हें फिटिंग रूम में पहनने के बाद वह खुश थी। फिर भी उसने उन्हें नहीं खरीदा क्योंकि वह अर्जुन के पैसे को व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहती थी। सच तो यह है कि जब सान्या और अर्जुन कार में बैठे तो उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। कौन जानता था कि रजत शेनॉय ने बिना चूके हर एक चीज खरीद ली थी। ये स्पष्ट था कि सान्या प्रसन्न थी, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। मुझे खेद है, राष्ट्रपति शेन। मुझे इनकी भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके दयालु इरादों की सराहना करती हूँ। अर्जुन ने देखा कि सान्या कितनी खुश है, इसलिए उसने कहा, चूंकि राष्ट्रपति शेन बहुत विचारशील हैं, तो तुम उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करती, सान्या? वैसे भी एक पुरुष के रूप में वे उन कपड़ों को नहीं पहन सकते। कहने की जरूरत नहीं कि रजत शेनॉय के पास खुद को इस स्थिति में लाने के लिए पर्याप्त तरकीबें थीं। रजत शेनॉय को पता था कि वह अर्जुन से संपर्क नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सान्या के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया था। जब वे खरीदारी करने गए तो रजत शेनॉय ने सान्या की रुचि की वास्तविक वस्तुओं को देखा। रजत शेनॉय की गहरी समझ से अर्जुन प्रभावित हुआ, लेकिन सान्या कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए उसे टोक दिया। कार चलाओ, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है। सान्या के कार में बैठने के बाद अर्जुन ने बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा। उसने रजत शेनॉय से कहा, इस बार मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। मैं कल सुबह 9 बजे शेन परिवार के घर जाऊंगा। साथ ही तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। मेरी या मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी में खलल मत डालना, वरना मैं तुम्हें ठीक तो कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी भी वापस ले सकता हूं। ओह, और इलाज के दूसरे चरण के लिए मैं आपसे 80 मिलियन ले रहा हूं। अर्जुन की बात सुनकर रजत शेनॉय का शरीर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखों के आसपास लालिमा छाने लगी। कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि उस समय रजत शेनॉय पर क्या भावनाएं हावी थीं। वह अर्जुन की यह बात सुनने के लिए पूरे 1 घंटे तक उसके पीछे पीछे चलता रहा। मिस्टर यी के शब्दों का मतलब था कि उन्होंने, रजत शेनॉय ने, जीने का अधिकार वापस पा लिया था। धन्यवाद मिस्टर ये, धन्यवाद। आप मेरे माता पिता का पुनर्जन्म हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो शेन परिवार के लोग हमेशा आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। ये वाक्य रजत शेनॉय के दिल की गहराइयों से निकला था। अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने रजत शेनॉय को उसकी जिंदगी लौटाई थी। रजत शेनॉय को जीवित रहने के लिए केवल अर्जुन के इशारे की जरूरत थी। अर्जुन ने रजत शेनॉय की बात अनसुनी कर दी। उसने बस कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। जल्द ही कार माइरीड लिंक स्क्वायर के बेसमेंट पार्किंग से गायब हो गई। रजत शेनॉय को पीछे छोड़कर, जो चुपके से अपने अस्पष्ट चेहरे से आंसू पोंछ रहा था। अध्याय 30 नदी शहर, सोनोरस कॉल्स झील। शांत वातावरण के बीच झील के बीच में एक विशाल भवन बना हुआ था। रिवर सिटी का प्रसिद्ध ग्रीन लेक माउंटेन हवेली के पीछे स्थित था। ये कहा जा सकता है कि हवेली में पूरे रिवर सिटी में सबसे अच्छा फेंग शुई था। बेशक एक और महत्वपूर्ण कारण था। यहाँ सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक रहता था, रिवर सिटी का चू परिवार। रिवर सिटी में चू परिवार का इतिहास मिंग राजवंश तक जाता है, जहाँ चू परिवार के पूर्वज मिंग राजवंश में एक जनरल थे। एक बार वह अकेले युद्ध में गया और अपने हजारों दुश्मनों को मार गिराया। फिर वह युद्ध से पीछे हटने में कामयाब रहा। युद्ध के बाद से चू परिवार का नाम खूब फला फूला। हालांकि समय के साथ चू परिवार का धीरे धीरे पतन होता गया। फिर भी
वे रिवर सिटी के 4 महान परिवारों में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहे। यहाँ उनकी स्थिति निर्विवाद थी। वर्तमान में एक युवती चू परिवार की हवेली के आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। वह युवती बेहद खूबसूरत थी। उसने काले रंग का टाइट टैंक टॉप और कैजुअल सफ़ेद पैंट पहना था, जिससे उसका लंबा और पतला फिगर उभरकर सामने आ रहा था। वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। वह युवती चू परिवार की बेटी शरण्या थी। जब शरण्या पौधों को पानी दे रही थी तो उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी की झलक दिखी। रिवर सिटी से मल्होत्रा परिवार के खात्मे के बाद से उसे अक्सर बुरे सपने आते थे। एक खून से लथपथ युवक अक्सर उसके सपनों में दिखाई देता था और उसका चेहरा साफ साफ न देख पाने के बावजूद उसे यकीन था कि वह युवक अर्जुन ही था। अर्जुन, वही व्यक्ति जिसे उसने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। 5 साल पहले शरण्या ने ये सब मजाक के तौर पर किया था, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा है। उसने आह भरी, पानी का डिब्बा जमीन पर रखा और बुदबुदाया, मैं उस आदमी के बारे में क्यों सोचती रहती हूँ। वह तो बस कूड़ा है। अगर वह बच भी गया तो भी वह अपने इस बेशर्म व्यक्तित्व के साथ अभी सड़कों पर रह रहा होगा और असल में कूड़ा बन गया होगा। इसी समय केतन वहां आया। उसकी सांस थोड़ी फूली हुई लग रही थी। शूरान, मैं आखिरकार तुमसे मिला। हमारी आखिरी मुलाकात को लगभग आधा साल हो गया है। मैं देख रहा हूं कि तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारी खूबसूरती के कितने मर्द शिकार हुए हैं। केतन ने उत्साह से कहा। शरण्या ने आधे मन से सिर हिलाया। बैठो। ठीक है। केतन को भी शरण्या की ठंडी उदासीनता का एहसास हुआ। केतन जानता था कि ग्रेजुएशन के बाद 3 साल विदेश में रहने के बाद शरण्या एक अलग इंसान बन गई थी। केतन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वे दोनों अलग हो गए हैं। तुमने कहा कि तुमने अर्जुन को देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही अर्जुन है जिसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था? शरण्या ने सपाट लहजे में पूछा, जैसे कि वह इस मामले से उदासीन थी। केतन ने सिर हिलाया और शरण्या को आजमाई रीड लिंक स्क्वायर पर जो कुछ हुआ उसका संक्षिप्त विवरण दिया। पहले तो शरण्या बिना किसी भाव के सुनती रही, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कहानी के अंत में वह एक विचारशील चुप्पी में डूब गई थी। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और पूछा, तुम कह रहे हो कि तुम्हें यकीन नहीं है कि वह व्यक्ति अर्जुन है? वह सिर्फ अर्जुन जैसा दिखता है और उसका उपनाम संयोग से ये है। केतन शरण्या के जवाब से दंग रह गया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। रजत शेनॉय मेरे एक परिचित हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अनुभव उनके अहंकार के बाद दूसरे नंबर पर है। आपने कहा कि उन्होंने एक युवा व्यक्ति के सामने झुककर प्रणाम किया। यह असंभव नहीं है, लेकिन रजत शेनॉय शायद उस युवक को बहुत मानते होंगे, या फिर वह युवक बहुत शक्तिशाली स्वभाव का होगा। अगर वह बेकार ये बच भी गया तो 5 सालों में वह क्या हासिल कर पाएगा? शरण्या ने अपने पौधों से खेलते हुए आत्मविश्वास से कहा। केतन कुछ कहने ही वाला था कि शरण्या ने बोलना शुरू किया। मल्होत्रा परिवार 5 साल पहले गायब हो गया। अर्जुन भी बहुत पहले चला गया। अगर वह ईस्ट मनी लेक में रहता भी तो शायद वह भी एक आवारा ही है। इस दुनिया में उसके जैसे तुच्छ चींटी के लिए कोई जगह नहीं है। वह दुनिया के नियमों के आगे बेरहमी से कुचला जाएगा, फिर अंततः हार जाएगा। क्या 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में हुई घटना अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं थी? केतन, क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? केतन अब शरण्या की सोच के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। वर्तमान शरण्या एक तरह का अवर्णनीय गर्व दिखा रही थी। चाहे वह जो भी बोलती या केतन को जो भी नजर देती, शरण्या को ऐसा लगता था कि वह हर चीज से ऊपर है। केतन जानता था कि शरण्या का स्वभाव उसके अडिग आत्मविश्वास से उपजा होगा। केतन ने सुना था कि कैसे रिवर सिटी में चू परिवार के परदादा ने पिछले साल हाई स्कूल की सभा में मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखा था। शायद इसी वजह से चू परिवार रिवर सिटी का पहला परिवार बन गया जिसने जियांगन प्रांत के परिवारों के बीच अपना स्थान बनाया। क्या शरण्या के आत्मविश्वास का स्रोत यही था? शूरान, क्या होगा अगर मैं बस इतना कह रहा हूं, क्या होगा अगर आज मैंने जो व्यक्ति देखा वह वास्तव में अर्जुन था? केतन ने जोर दिया। शरण्या ने अपने पौधों से छेड़छाड़ करना बंद कर दिया और ठहाका लगाकर हंसने लगी। तो क्या हुआ अगर अर्जुन वापस आ गया है? रिवर सिटी अब वही शहर नहीं रहा जो 5 साल पहले था। शरण्या अब वही शरण्या नहीं रही जो 5 साल पहले थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रजत शेनॉय उनके सामने झुकते हैं या फिर वह अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। एक बार जब वह चू परिवार के दरवाजे के सामने खड़ा होता है तो वह केवल चू परिवार को स्वप्नवत देखता रह सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने 5 साल पहले किया था। शरण्या की बात खत्म होते ही केतन का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। शरण्या के रौबदार अंदाज से वह दबा हुआ महसूस कर रहा था।
केतन को इस समय इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए था कि वह पूछे कि पिछले कुछ वर्षों में शरण्या के साथ क्या हुआ, लेकिन उसने पहले ही निष्कासन आदेश जारी कर दिया था। शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी शरण्या की प्रशंसा ही कर सकूं। मुझे आश्चर्य है कि किस तरह का आदमी उसे जीत पाएगा, केतन ने खुद से कहा। ग्रांड सिटी अपार्टमेंट्स। अर्जुन और सान्या कुछ शॉपिंग बैग लेकर घर लौट आए। सान्या, जो अभी अभी शॉपिंग से लौटी थी, ने उत्साह में अर्जुन के लिए दावत का प्रबंध किया। उसने उसके लिए मांस के 2 व्यंजन, सब्जियों का 1 व्यंजन और सूप का 1 कटोरा बनाया। अर्जुन ने रुकने से पहले 6 कटोरे चावल खा लिए और इससे सान्या को काफी झटका लगा। वह जानती थी कि अर्जुन पेटू है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना पेटू होगा। क्या तुम भूखे भूत का पुनर्जन्म हो? जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि मैंने तुम्हें भूखा रखा है, सान्या ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने सारा बचा हुआ खाना समेटा, अपने पेट पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, सच बताऊं तो मैंने सालों से ऐसा खाना नहीं खाया है। पहले मेरी माँ। इस बिंदु पर अर्जुन अचानक रुक गया। फिर वह मुस्कुराया। चलो अतीत के बारे में बात नहीं करते हैं। सच में तुम एक महान खाना बनाती हो। क्या तुम कल फिर से खाना बनाओगी? सान्या जानती थी कि अर्जुन को अपने दिवंगत माता पिता के बारे में जरूर सोचना चाहिए था। किसी कारण से ये बात उसके दिल के सबसे कोमल कोने को छू गई। आंखों में आंसू भरकर सान्या ने पूरी ईमानदारी से वचन दिया, अगर तुम चाहो तो मैं अब से हर दिन तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। एक मकान मालकिन के लिए ये कैसा है? बुरा नहीं है न? क्या तुम कह रही हो कि तुम कभी शादी नहीं करोगी? अर्जुन ने पलकें झपकाईं। या तुम अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी पत्नी बनने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होंगी। सान्या उत्सुकता से बोली, मुझे बताओ, मैं तुम्हें चारों ओर देखने में मदद करूंगी। अर्जुन ने अपना गला साफ किया और गंभीर स्वर में बोला, नंबर 1 बड़े स्तन, नंबर 2 बड़े स्तन, नंबर 3 अभी भी बड़े स्तन। कहो, मुझे लगता है कि तुम इन मानदंडों पर पूरी तरह से खरी उतरती हो। क्या हम साथ निभाएंगे? सान्या ने सोफे से एक तकिया उठाया और अर्जुन पर फेंक दिया। कितना क्रोध दिलाने वाला आदमी है। जरूर, चलो और फेंको मुझ पर। फेंकने से पहले थोड़ा और खींचो, इससे ज्यादा चोट लगेगी। अध्याय 31। सान्या ने सांस फूलने के कारण कुछ तकिए तोड़ दिए। तभी उसने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने अर्जुन की नज़र का अनुसरण किया और तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। तकिया सीधे सोफे पर रखते हुए उसने नाराज होने का नाटक किया। तुम फिर से क्या विचार लेकर आ रहे हो? शायद यह अभी की कड़ी मेहनत की वजह से था। सान्या की सफ़ेद टी शर्ट पसीने से सनी हुई थी। उस लाल चेहरे के साथ वह वाकई आकर्षण बिखेर रही थी। अर्जुन को लगा कि इस तरह साथ रहना दोनों पक्षों के लिए खतरनाक होगा। सूखी लकड़ी और धधकती आग की तरह टीएन, यह एक चीनी मुहावरा है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच तीव्र यौन इच्छा का वर्णन करता है, जिसका उपयोग ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुचित संबंधों में किया जाता है। वे दोनों भी कुंवारी थीं। ये कैसा रहेगा? कुछ गहरी सांस लेने के बाद सान्या ने कुछ सोचा और पूछा, क्या तुम सच में रोशनी के पास नहीं जा रहे हो? वह जियांगन प्रांत के सक्सेना परिवार की युवती है, जो एक असाधारण सुंदरी है। क्या तुम सच में खुद को रोक पाओगे? अर्जुन ने घुटन महसूस की। टीवी चालू करते हुए उसने सहजता से कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर वे मुझे देखना चाहते हैं तो ड्रैगन को भी सिकुड़कर इंतजार करना पड़ेगा। जियांगन प्रांत के सक्सेना परिवार की प्यारी बेटी का जिक्र तो दूर की बात है, मैं अर्जुन कैपिटल सिटी के महान परिवार की बेटी से भी नहीं मिल पाऊंगा। सान्या को अर्जुन से बहुत हो गया। क्या यह आदमी एक दिन भी शेखी नहीं बघारेगा तो मर जाएगा। उसने सोचा कि जब वह रोशनी को सचमुच देखेगा तो उसे सब कुछ पछतावा होगा। रोशनी की अनार की स्कर्ट के नीचे कौन सा आदमी अपराजित था? टीएन, अनार की स्कर्ट एक चीनी कहावत का हिस्सा है जो उन पुरुषों का वर्णन करती है जो महिलाओं को बहुत पसंद करते थे। ये कहावत सम्राट तांग मिंग और यांग गुइफेई की कहानी से संबंधित है और तांग राजवंश के दौरान अनार की स्कर्ट अपने चमकीले लाल रंग के लिए लोकप्रिय थी। तभी टीवी पर होस्ट एक महत्वपूर्ण समाचार सुना रहा था। मृतक की पहचान हो गई है। ये रिवर सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष देवेंद्र हैं और उनके बेटे की भी संदिग्ध ने हत्या कर दी थी। पुलिस के फैसले के अनुसार यह एक जानबूझकर की गई हत्या थी और हत्यारे के तरीके बेहद भयानक थे। मुझे उम्मीद है कि रिवर सिटी के निवासी इन दिनों अपनी सुरक्षा पर ध्यान देंगे और रात में ज्यादा बाहर नहीं रहेंगे। सान्या ने ये समाचार देखा और अनजाने में अपना मुंह ढक लिया। कुछ दिन पहले ही वह राहुल और देवेंद्र से मिली थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह इन दिनों ठीक से सो भी नहीं पा रही थी, इस डर से कि कहीं वे लोग उसका बदला न ले लें। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये 2 लोग मारे जाएंगे।
हे भगवान, ये रिवर सिटी का चेन परिवार था। भले ही वे रिवर सिटी के शीर्ष परिवार नहीं थे, फिर भी उनके पास एक गहरी विरासत थी। उन्हें मारने की हिम्मत किसने की, और वह भी इतने क्रूर तरीकों से? सान्या ने अपनी हैरानी को दबाते हुए निगल लिया और फिर अर्जुन की तरफ देखा। उसने पाया कि दूसरे व्यक्ति की आंखें सिकुड़ी हुई थीं और उनमें चंचलता भरी हुई थी। एक पल के लिए उसे लगा कि यह घटना अर्जुन की करतूत थी। आखिर अर्जुन में ऐसा करने की ताकत थी और देवेंद्र और राहुल की मौत भी उसके लिए फायदेमंद थी। कम से कम बदला लेने की चिंता तो नहीं थी। ये तो तुम्हारा काम नहीं है, सान्या खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। अर्जुन इस सवाल से थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसके तुरंत बाद वह एक भयंकर चेहरे का दिखावा करते हुए हंसने लगा। ये सही है। सच कहूं तो मैं एक प्रथम श्रेणी का हत्यारा हूँ। मैं छतों पर कूद सकता हूँ और दीवारों पर कूद सकता हूँ, और मैंने अनगिनत लोगों को मारा है। क्या तुम सच में मुझे अपने घर में रहने देना चाहते हो? अगर किसी भी तरह से मेरे मन में कोई विकृत विचार है तो है। सान्या ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया में बिना सबूत के कोई भी हत्यारा खुद को हत्यारा नहीं मानेगा। ये तो कहना ही क्या कि अर्जुन को देखकर ये तो लगता था कि वह युद्ध तो करेगा, लेकिन वह हत्या करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं करेगा। नदी नगर के प्रमुख लोगों की हत्या करने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। घमंड करना बंद करो। हमें इन दिनों जल्दी घर चले जाना चाहिए। हत्यारा अभी भी रिवर सिटी में ही होगा और कौन जानता है कि शायद वे एक दिन हमारे लिए भी आएं। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? रात को बाहर मत जाओ, सान्या ने चिंतित होकर कहा। फिर वह खड़ी हुई और खींची। नहीं, मैं आज शॉपिंग पर जाने के लिए बहुत थकी हुई हूँ। मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। तुम्हें भी आराम करना चाहिए। शॉपिंग के बाद तुम लड़के ज्यादा थक जाते हो। वह हंसी। जैसे ही सान्या के शयन कक्ष का दरवाजा बंद हुआ, अर्जुन के शरीर से दुष्ट प्रवृत्तियों की एक प्रबल लहर फूट पड़ी। सान्या, निश्चिंत रहो। भले ही वह जघन्य राक्षस दुनिया में सभी को मार डाले, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएगा। अगर कोई तुम्हें छूने की हिम्मत करता है तो वह शैतान खुद उसे नरक में घसीट कर ले जाएगा। बुरी प्रवृत्तियां लुप्त हो गईं। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। चूंकि उसे अगली सुबह रजत शेनॉय का इलाज करना था, इसलिए वह शंकर बंसल के साथ तय समय का इंतजार नहीं कर सकता था। उसे आज रजत शेनॉय का अमृत बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त जड़ी बूटियां खरीदनी थीं। इस बार उसने पुण्य परोपकार हॉल जाने के बजाय निकटतम चीनी औषधालय से आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने का विकल्प चुना। हालांकि वह कुछ दवाएं नहीं खरीद पाया, लेकिन अर्जुन ने उनके विकल्प भी ढूंढ लिए। जब वह औषधीय जड़ी बूटियों का पैकेट लेकर जाने वाला था तो एक लंबी सुंदरी उसके सामने आकर रुकी। ये भव्या सिंह ही थी जिसने उस दिन उसे हथकड़ी लगाई थी। भव्या सिंह ने आज अपनी वर्दी नहीं पहनी थी, और शायद इसलिए क्योंकि आज उसका दिन ठीक नहीं था। अर्जुन उसे पहचान ही नहीं पाया। यह क्या है? क्या तुम्हारा शरीर इतना कमजोर हो गया है कि तुम्हें सप्लीमेंट लेने की जरूरत है? भव्या सिंह ने अपनी बाहें छाती से सटाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अर्जुन ने कंधे उचकाए और बिना कुछ बताए दूसरी दिशा में चला गया। उसे इस महिला के साथ संबंध रखना पसंद नहीं था। जब अर्जुन उससे एक दर्जन कदम दूर चला गया तो भव्या सिंह की ठंडी आवाज गूंजी, चैन परिवार की घटना, वह तुम्हारा ही काम है न? अर्जुन ने कुछ देर रुककर कहा, मैंने आज ही समाचार देखा। मिस बेली, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है कि आपने बिना सोचे मुझ पर शक कर लिया? अगर हाँ, तो क्या आपको सबूतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इस बात के साथ ही अर्जुन हमेशा के लिए जाने को तैयार हो गया। उसके पीछे से भव्य सिंह की आवाज फिर गूंजी, ये भी सच है। लोगों को दोषी ठहराते समय हमें सबूतों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस बार मैं चैन परिवार के मामलों के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि 5 साल पहले ईस्ट कॉइन झील में गिरा युवक कैसे बच गया। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर हत्या करने की तीव्र इच्छा जाग रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि भव्य सिंह को उसकी पहचान का पता चल जाएगा। 5 साल पहले ईस्ट कॉइन लेक, मल्होत्रा परिवार के एकमात्र बेकार व्यक्ति अर्जुन से जुड़ी दुर्घटना। भव्या सिंह ने पलटकर देखा। अपने कामुक शरीर को हिलाते हुए वह अर्जुन के सामने आ गई। लगता है कि मैं सही थी, तुम वाकई वही अर्जुन हो जो 5 साल पहले मर गया था। कौन सोच सकता था कि मल्होत्रा परिवार का मशहूर बेकार आदमी न सिर्फ वापस आ गया है बल्कि अपने साथ एक भयानक शक्ति भी लेकर आया है। भव्या सिंह की बात पूरी होने से पहले ही 2 बड़े हाथों ने उसकी लंबी गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। इसके तुरंत बाद उसके पूरे शरीर में मौत का एहसास होने लगा। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ सेकंड के बाद अर्जुन ने भव्या सिंह को दूर फेंक दिया और भव्या ने बैकफ्लिप से अपनी स्थिति संभाली।
उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। भव्या सिंह जिस प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करती थी वह बहुत शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन वह ऐसी चीज भी नहीं थी जिसे आम लोग संभाल सकें। फिर भी जब कुछ क्षण पहले अर्जुन ने उसे पकड़ लिया था तो उसके हृदय में मृत्यु का भाव था और उसे अपने शरीर के भीतर की शक्ति को बाहर निकालने का अवसर भी नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक शक्ति ने उसे दबा रखा हो। जब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा अर्जुन उसकी जांच में सामने आए अर्जुन से कहीं अधिक जटिल है तो वह अनजाने में ही पीछे हट गई। 5 साल पहले वह रिवर सिटी में अनगिनत लोगों के लिए मजाक का विषय था, लेकिन 5 साल बाद यह अर्जुन जाहिर तौर पर एक बेहद भयानक अस्तित्व में बदल गया था। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने क्या अनुभव किया? अगर लड़का उस दिन से प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू भी कर दे तो भी उसके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। वह कला में निपुण होने के लिए सबसे अच्छी उम्र पार कर चुका था। फिर भी वह इतना मजबूत क्यों था? भव्या सिंह के मन में अनेक शंकाएं थीं।